निंग परिवार अपनी होने वाली बहू को लेकर कितनी बड़ी गलती करने वाला था, इसका अंदाज़ा उन्हें तब हुआ जब असली सच्चाई सामने आई। स्वाति राठौर, जो अब तक हवा में उड़ रही थी, उसका घमंड आज इस कदर चकनाचूर हुआ कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। लेकिन कहानी में असली भूचाल तो तब आया जब राजकुमारी फैंग ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे खानदान की नींव हिलाकर रख दी। अब आगे क्या, यहाँ क्या हो रहा है? स्वाति, बड़ी मालकिन ने स्वाति राठौर को खींचा। क्या हुआ? इतनी कम उम्र में स्वाति राठौर ने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। वह घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह पूरी तरह से घबराया हुआ और बेबस देखकर, रोते और सिसकते हुए देखकर मैडम निंग को लगा जैसे उनके माथे की नसें फटने वाली हैं। निंग परिवार लगभग ऐसी ही एक पत्नी घर लाने वाला था। इसके अलावा उन्हें निंग परिवार को इस शादी के लिए उसका हाथ मांगने के लिए अनगिनत एहसानों का सहारा लेना पड़ा और अपने पूरे कबीले के संसाधनों को लगभग खत्म ही कर दिया था। जैसा कि कहावत है, एक गुणी पत्नी से विवाह करो, एक अच्छी पत्नी 3 पीढ़ियों तक परिवार में समृद्धि ला सकती है। लेकिन अगर वे स्वाति राठौर जैसी किसी लड़की से शादी करते तो निंग परिवार बर्बाद हो जाता। मैडम निंग ने अपनी छाती को छुआ, उन्हें अभी भी उस डर का एहसास हो रहा था। मैडम निंग ने स्वाति राठौर को घूरा, तुम्हारे साथ आखिर चल क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि निंग परिवार का पिछला शादी का प्रस्ताव सब एक गलती थी? इसका अग्नि राठौर से क्या लेना देना है? मैडम निंग की आंखें भयंकर रूप से चमकीं। माँ, कृपया अब और मत पूछिए। स्वाति राठौर यहाँ और कैसे रुक सकती थी? उसे अपने चेहरे पर जलन भरा दर्द महसूस हो रहा था। मैडम निंग और राजकुमारी फैंग जिस तरह से उसे देख रही थी, वह उपहास और मजाक से भरा था। स्वाति राठौर भागने के लिए मुड़ी, लेकिन कुमारी स्वाति राठौर, बेहतर होगा कि तुम जाने से पहले चीज़ें साफ कर दो, अन्यथा अगर वानपिंग टाउन में जो हुआ उसकी खबर बाहर गई तो ये तुम्हारी प्रतिष्ठा को और भी खराब कर देगा, मैडम निंग ने उपहास किया। स्वाति राठौर अचानक रुक गई, उसने अपना सिर घुमाया और मैडम निंग को एक दुखी छोटी भेड़िया की तरह भयंकर रूप से घूरा। मैडम निंग ने उपहास किया, इतनी कम उम्र में तुमने ऐसा काम किया है और तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। लेकिन बड़ी मालकिन स्वाति राठौर को ऐसे ही कैसे जाने दे सकती थी? उन्होंने मैडम निंग को देखते हुए स्वाति राठौर को पकड़ा और पूछा, अभी अभी आपने जो कहा उसका क्या मतलब था? शाब्दिक सीधा सीधा अर्थ, मैडम निंग ने उपहास किया। आपका कहने का मतलब है, जिस लड़की से हमारा निंग परिवार शादी करना चाहता था वह वही थी जिसने मुझे बचाया था। उस लड़की का नाम स्पष्ट रूप से अग्नि राठौर है, लेकिन तुम्हारी स्वाति राठौर का कहना है कि उस लड़की का नाम स्वाति राठौर है। मैडम निंग को इसके बारे में सोचकर ही घिन आ रही थी। तो हमारे निंग परिवार पर बहुत सारे एहसान चढ़ गए, बार बार लोगों को आकर शादी तय करने के लिए कहा। हाँ, हमने लगभग तुम्हारी बेटी से शादी कर ही ली थी। मैं समझ गई, क्या अब ऐसा कुछ है जो बड़ी मालकिन को समझ में नहीं आया हो? लेकिन अग्नि राठौर, फीनिक्स डांस, निंग परिवार सच में अग्नि राठौर से शादी करना चाहता है? बड़ी मालकिन ने गुस्से में अपने दांत पीसे। स्वाति राठौर ने गुस्से में अपने दांत पीसे जब उसने सोचा कि कैसे उसने अभी अभी अग्नि राठौर के सामने शेखी बघारी थी। क्या यह अग्नि राठौर उनकी मुख्य शाखा परिवार की दुश्मन बनने के लिए पैदा हुई है? वह हर चीज़ में शामिल है। जिंगयून प्रांगण, स्टारफॉल कोर्टयार्ड में। हा। स्वाति राठौर से घृणा महसूस करने के बाद चारवी खुद को उसके पीछे पीछे यहाँ तक आने से नहीं रोक पाए और फिर उसने सुना कि अंदर क्या हो रहा था। मैं इतनी मज़ेदार बात छोटी अग्नि के साथ कैसे साझा नहीं कर सकती? जब चारवी जिंगयून प्रांगण लौटी तो वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही अपना पेट पकड़कर लगातार हंसने लगी। छोटे सात ने अपनी आंखें घुमाईं। बहन चारवी, क्या आप इतनी जोर से हंस रही हैं कि बेहोश हो गईं? हा। चारवी ने अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की और मुख्य कमरे में जो हो रहा था वह सबको बताया। हा, मैं हंसते हंसते मर रही हूँ। स्वाति राठौर ने अभी हमारे घर आकर बहुत नखरे और दिखावा करने की हिम्मत की थी। हा, उसे इतनी हिम्मत किसने दी? हा। छोटा सात भी हक्का बक्का रह गया। निंग परिवार मेरी बहन से शादी करना चाहता है। छोटे सात ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए आश्चर्य से कहा। हम। चारवी ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। स्वाति राठौर को हमेशा लगता था कि वह उससे शादी करने वाला है और वह लगातार बहाने बना रही थी और सहमत होने से इनकार कर रही थी। लेकिन अब उसे निंग परिवार को आखिरकार एहसास हुआ कि उन्होंने उसे कोई और समझ लिया था। स्वाति राठौर के चेहरे के भाव हा। छोटे सात, तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत मज़ेदार है? चारवी इतनी जोर से हंसी कि वह नर्म सोफे पर लोटपोट हो गई और लगभग जमीन पर ही गिर पड़ी। हालांकि छोटे सात के गोरे और सुंदर चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। दीदी, छोटा सात अग्नि राठौर के पास खड़ा था, उसकी आस्तीन खींचते हुए एक दयनीय भाव के साथ अग्नि राठौर की ओर देख रहा था। अग्नि राठौर ताई अमर आरेख संरचना ताई इमोर्टल डायग्राम फॉर्मेशन के लिए आवश्यक सामग्रियों की गणना करने में व्यस्त थी।
निंग परिवार आपको बाहर बुला रहा है, आपसे शादी का प्रस्ताव कर रहा है। तो क्या आप उससे शादी करेंगी? अग्नि राठौर ने छोटे सात को देखा। क्या तुम मूर्ख हो? हाँ, अग्नि राठौर ने छोटे सात के बाल बिखेरे। तुम्हारी दीदी को निंग चेनिक्सी पसंद नहीं है, तो मैं उससे शादी क्यों करूंगी? ओह, छोटा सात मन ही मन बहुत खुश हुआ। अग्नि राठौर ने अपने हाथों में मौजूद सामग्रियों को देखना जारी रखा। उसे इन सामग्रियों को व्यवस्थित करने और फिर बूढ़े फैंग के अधीनस्थों को मामला सौंपने की आवश्यकता थी। उसके पास इस पर लगाने के लिए अतिरिक्त समय या ऊर्जा नहीं थी। दीदी तो क्या आप भविष्य में किसी और से शादी करेंगी? छोटे सात ने झिझकते हुए पूछा। उसकी आंखें डर से भरी थीं। अग्नि राठौर ने ऊपर भी नहीं देखा। मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन उसमें अभी बहुत 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 लंबा समय है। शायद तब तक तुम्हारा घर बच्चों और पोते पोतियों से भर चुका होगा, अग्नि राठौर ने चिढ़कर कहा। हाँ दीदी, आप झूठ बोल रही हैं। अग्नि राठौर कड़वाहट से मुस्कुराए। वह सच में झूठ बोलना चाहती थी। मुख्य कक्ष, मेन हॉल। बड़ी मालकिन और स्वाति राठौर पर आक्रामक टिप्पणियों की बौछार करने के बाद मैडम निंग आखिरकार अपना गुस्सा थोड़ा शांत करने में सक्षम हुई। अग्नि राठौर, निंग परिवार सच में अग्नि राठौर से शादी करना चाहता है। बड़ी मालकिन ने उपहास किया। क्या आप अंधी हैं? वह किसी काम की नहीं है। बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के कचरे का एक बेकार टुकड़ा। वह मेरी स्वाति की बराबरी कैसे कर सकती है? राजकुमारी फैंग तुरंत अप्रसन्न हो गईं। वह तुम्हारी स्वाति राठौर से कम कैसे है? मैं तुम्हें बताती हूँ। स्वाति राठौर भी उसके सिर के एक बाल की बराबरी नहीं कर सकती। बकवास। क्या तुम्हारी स्वाति राठौर ने सिविल सेवा लिखित परीक्षा पास की है? राजकुमारी फैंग ने एक करारा वार किया। बड़ी मालकिन, क्या तुम्हारी स्वाति राठौर उसके जैसी सुंदर है? राजकुमारी फैंग ने पलटवार किया। बड़ी मालकिन, क्या तुम्हारी स्वाति राठौर मरे हुए को वापस जिंदा कर सकती है? राजकुमारी फैंग ने उपहास किया। बड़ी मालकिन ने पलटवार किया। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे अग्नि राठौर कोई देवी हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं, राजकुमारी फैंग, अग्नि बच्ची को अपनी धर्मपुत्री गोद ली हुई बेटी क्यों बना रही हूँ? वह इसलिए क्योंकि उसने न केवल मैडम निंग की जान 2 बार बचाई, बल्कि उसने कुछ दिन पहले मेरी जान भी बचाई है। क्या तुम्हें लगता है कि अग्नि राठौर ऐसा नहीं कर सकती? बड़ी मालकिन, राजकुमारी फैंग ने उपहास किया। क्या तुम सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्या तुम देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकती? तुम्हें दूसरों से हर बात इतनी साफ साफ क्यों कहलवानी पड़ती है? तुम बस खुद को ही अपमानित कर रही हो। बड़ी मालकिन, ये राजकुमारी फैंग बहुत ही अशिष्ट हैं। बड़ी मालकिन आग बबूला थीं। लेकिन वह फैंगबेई की रानी हैं। राजकुमारी फैंग का कुलीन महिलाओं के बीच एक उच्च स्थान था, न केवल इसलिए कि वह फैंगबेई के राजा की पत्नी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह राजमाता महारानी द्वारा स्वयं पाली पोषी गई लड़की थी। उस पक्षपाती बूढ़ी औरत के दिल में राजकुमारी फैंग का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। फैंगबेई की रानी को नाराज करने की हिम्मत कौन कर सकता है? क्या वे मरना चाहते हैं? रुको, बड़ी मालकिन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। आप अग्नि राठौर को अपनी धर्मपुत्री के रूप में अपनाना चाहती हैं। वे निंग परिवार के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आए थे, बल्कि अग्नि राठौर को अपनी धर्मपुत्री बनाने आए थे। यह एक और ही स्तर की बात है, क्योंकि निंग परिवार का महल के साथ ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन राजकुमारी फैंग अलग हैं। वह उस तरह की इंसान है जो महल में व्यावहारिक रूप से जो चाहें वह कर सकती हैं। अगर अग्नि राठौर उनकी गोद ली हुई बेटी बन जाती है, तो क्या वह दुनिया से अलग बहुत उच्च स्तर पर नहीं हो जाएगी? बड़ी मालकिन की इच्छा थी कि काश उन्होंने गलत सुना हो, लेकिन राजकुमारी फैंग ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हों। आपने सही सुना। राजकुमारी फैंग ने बड़ी मालकिन को देखा, बेहद गर्व के साथ। इस बार हम छोटी अग्नि को मेरी बेटी के रूप में स्वीकार करने आए हैं। बड़ी मालकिन वहां स्तब्ध खड़ी रहीं। उन्होंने अभी अभी सोचा था कि राजकुमारी फैंग निंग परिवार की ओर से अग्नि राठौर का हाथ मांगने आई हैं, लेकिन पता चला कि वह उसे अपनी धर्मपुत्री गोद ली हुई बेटी बनाने आई हैं। तो निंग परिवार वास्तव में अग्नि राठौर से शादी नहीं करना चाहता था, है ना? बड़ी मालकिन ने उपहास किया। मैडम निंग निशब्द थी। अगर हम अग्नि राठौर से शादी कर पाते तो ये हमारे निंग परिवार द्वारा 500 वर्षों में जमा किया गया आशीर्वाद होता। बस अफसोस की बात है, हमारा निंग परिवार अग्नि राठौर के योग्य नहीं है। ये सच में शर्मनाक है। योग्य नहीं? बड़ी मालकिन मैडम निंग की बात सुनकर मन ही मन खून के घूंट पी रही थीं। वे स्वाति राठौर को नहीं चाहते, लेकिन फिर वे कहते हैं कि निंग परिवार अग्नि राठौर के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। क्या वे स्वाति राठौर को कुचलकर मार डालने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ी मालकिन का चेहरा एक भयंकर भाव में बदल गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अग्नि राठौर मेरे राठौर घराने की सदस्य है। अग्नि राठौर का मामला मेरे घराने का मामला है।
मेरे राठौर घराने के मुखिया की सहमति के बिना राजकुमारी फैंग, भले ही आप एक राजकुमारी हैं, आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं। राजकुमारी फैंग हल्की सी मुस्कुराई, बेशक, मैंने पहुंचते ही मुखिया लॉर्ड फैंग को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेज दिया था। बड़ी मालकिन ने एक गहरी सांस ली, बलपूर्वक अपना गुस्सा दबाते हुए। वह बेतहाशा वहां से जाना चाहती थी, यहाँ तक कि सबको बाहर निकाल देना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी फैंग कुलीन महिलाओं के सामाजिक दायरे में शीर्ष पर हैं। उनकी किंगमिंग सोसाइटी एक ऐसा दायरा है जिसमें कई कुलीन महिलाएं शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ तक कि अब भी बड़ी मालकिन इसमें शामिल नहीं हो पाई हैं। वह इतनी शक्तिशाली हस्ती राजकुमारी फैंग को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? इसलिए भले ही वे अपने दांत पीस रही थीं, फिर भी उन्हें खून का घूंट पीना पड़ा। वैसे आप छोटी अग्नि को बाहर क्यों नहीं बुलाती? राजकुमारी फैंग ने बेसब्री से पूछा। यद्यपि बड़ी मालकिन क्रोधित थी, वह निचले दर्जे की थी और केवल अपने दांत पीस कर कह सकती थी, कृपया उसे तुरंत बुला लाएं। कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद जिंग्युन प्रांगण स्टारफॉल अकादमी जाएंगे, इससे अधिक ईमानदारी दिखेगी, राजकुमारी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी मालकिन आग बबूला थीं। वे अग्नि राठौर के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन वे स्वाति राठौर का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, यहाँ तक कि उस पर उंगलियां उठाते हैं और उसे कोसते हैं। क्या ऐसा खुला भेदभाव वास्तव में ठीक है? लेकिन राजकुमारी फैंग को लापरवाही से काम करने की आदत है। उन्होंने कभी किसी से स्पष्टीकरण कब मांगा है? स्वाति राठौर चुपके से खिसक जाना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी फैंग ने उसकी ओर देखा। तुम भी साथ आओ। बेचारी स्वाति राठौर, वह उनसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन वह केवल आज्ञाकारी रूप से उनके पीछे पीछे चल सकती थी। जिंग्युन प्रांगण स्टारफॉल अकादमी। खट खट खट, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ गूंज उठी। नानी झाओ खड़ी हुईं और दरवाजा खोलने गईं। सुंदर माँ को बहुत पहले से पता था कि राजकुमारी फैंग आएंगी, और इस समय वह एक अति सुंदर पोशाक में बदल रही थी। उन्होंने बालों में एक कांटा हेयरपिन पहना हुआ था और उनकी आकृति बहते पानी की तरह सुंदर थी। छोटी अग्नि, क्या यह अच्छा लग रहा है? सुंदर माँ की आंखें एक हिरन की तरह स्पष्ट थीं, फिर भी उनमें किसी अजनबी से मिलने की घबराहट और दहशत की झलक भी थी। इतनी सुंदर, यद्यपि अग्नि राठौर ने इसे अनगिनत बार देखा था, फिर भी अपनी सुंदर माँ का चेहरा देखकर वह वास्तव में ईश्वर के चमत्कार पर अचरज करती थी। यह अच्छा लग रहा है, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल सुंदर लग रहा है। अग्नि राठौर ने अपनी सुंदर माँ का हाथ पकड़ लिया। यही सही है। अगर आप और बदलेंगी तो क्या होगा अगर राजकुमारी फैंग आपको देखकर शर्मिंदा महसूस करें? दरवाजे के दूसरी तरफ से घंटी जैसी हंसी की आवाज़ आई। ओह प्यारी छोटी अग्नि, मैं तुम्हें इतनी दूर से मेरा मजाक उड़ाते हुए सुन सकती थी। जब राजकुमारी फैंग बड़ी मालकिन के साथ थीं, तो वह इतनी संतुलित और सुरुचिपूर्ण, अलग थलग और अभिमानी थीं। लेकिन जब उन्होंने अग्नि राठौर को देखा तो वह इतनी स्नेही और स्वाभाविक हो गईं। बगल से देख रही बड़ी मालकिन पूरी तरह से हक्की बक्की रह गईं। ये किस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार है? क्या अग्नि राठौर इसके लायक भी है? हालांकि जब राजकुमारी फैंग पहुंची तो अग्नि राठौर व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं आई। वह बस अपने घर की सीढ़ियों पर खड़ी रही और पुकारा, राजकुमारी फैंग, कृपया जल्दी से इधर आएं। अभी भी लोगों को वहां आने के लिए बुला रही है। यह अग्नि राठौर इतनी नासमझ कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता कि राजकुमारी फैंग को उसमें क्या दिखता है। क्या उसे राजकुमारी फैंग के नाराज होने का डर नहीं है? वास्तव में राजकुमारी फैंग बिल्कुल भी नाराज नहीं थीं। वह खुशी खुशी चलकर आई और अग्नि राठौर का हाथ पकड़कर बोली, छोटी अग्नि, तुम सच में अद्भुत हो। दवा की वह खुराक। राजकुमारी फैंग अग्नि राठौर के कान के करीब झुकी और कुछ फुसफुसाईं। अग्नि राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार जब आपका मासिक धर्म आ गया है तो आपका स्वास्थ्य बहाल हो गया है। एक बार जब ये बहाल हो जाता है तो चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। आपको अभी भी बताई गई दवा लेनी जारी रखनी होगी। 1 महीने के बाद हम आपके नुस्खे को समायोजित करेंगे और पिछले कुछ वर्षों में आपको जो कमजोरी हुई है उससे उबरने में मदद करने के लिए एक नई दवा तैयार करेंगे। राजकुमारी फैंग बहुत खुश हुई। यह अद्भुत है। केवल वे लोग जो वास्तव में बीमारी से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य के महत्व को सही मायने में समझ सकते हैं। राजकुमारी फैंग की नज़र अग्नि राठौर से हटकर दूसरी मालकिन अग्नि की सुंदर मां पर गई। बस एक नज़र में ही राजकुमारी फैंग की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। हे भगवान, राजकुमारी फैंग ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने 5 साल पहले अग्नि राठौर की सुंदर मां को देखा था, लेकिन 5 साल बीत चुके थे और समय ने उनके चेहरे पर एक भी निशान झुर्रीक नहीं छोड़ा था। हालांकि उनकी बेटी पहले ही 13 साल की हो चुकी है, दूसरी मालकिन एक 18 साल की लड़की की तरह दिखती हैं। कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि वह और अग्नि राठौर माँ बेटी हैं? वे तो साफ तौर पर बहनें लगती हैं। इतनी सुंदर। राजकुमारी फैंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं।
वह सुंदरता की दीवानी थी, अन्यथा वह पहली नज़र में अग्नि राठौर को पालने के लिए घर नहीं ले जाना चाहती। अब दूसरी मालकिन को देखकर वह बार बार आश्चर्य व्यक्त करती रही, इतनी सुंदर, वह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। सुंदर माँ ने आज हल्का सा मेकअप पाउडर लगाया हुआ था। उनकी पहले से ही आश्चर्यजनक सुंदरता को मेकअप द्वारा और बढ़ा दिया गया था, जिससे वह एक प्राकृतिक सितारे की तरह चमक रही थी। यहाँ तक कि राजकुमारी फैंग जैसी महिला भी उनसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध है। अगर कोई आदमी उन्हें देखता तो क्या वह पागल नहीं हो जाता। मुझे खुद पर इतनी शर्म आ रही है, खुद पर अविश्वसनीय रूप से शर्म आ रही है। राजकुमारी फैंग ने बार बार सिर हिलाया। बगल में खड़ी मैडम निंग को भी खुद पर शर्म महसूस हुई। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे को छुआ। उन्होंने और राजकुमारी फैंग ने बेहतरीन सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल किया था और सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाए थे, लेकिन समय फिर भी अपना निशान छोड़ ही जाता है। हालांकि अग्नि राठौर की मां हमेशा के लिए 18 साल की उम्र में ही जमी हुई लग रही थी, इतनी सुंदर और इतनी युवा। बड़ी मालकिन ने बगल से देखा और वह मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाई। राजकुमारी फैंग बहुत उत्साहित लग रही थी, लेकिन क्या वह बस दूसरी मालकिन के परिवार से जलती नहीं है। महिलाएं जब वे किसी को खुद से ज़्यादा सुंदर देखती हैं तो उनमें से कितनी वास्तव में उदार बड़े दिल वाली होती हैं। हालांकि राजकुमारी फैंग ने अग्नि राठौर को एक तरफ खींचा और कहा, छोटी अग्नि, जल्दी से बताओ, तुम अपनी सुंदर माँ को इतना युवा कैसे रखती हो। मैं तुम्हारी धर्ममाता गौडमदर हूँ, इसलिए तुम मुझसे राज नहीं छिपा सकती। अग्नि राठौर हंसी, मेरी सुंदर माँ अभी तक सहमत नहीं हुई हैं। ये सुनकर राजकुमारी फैंग तुरंत दूसरी मालकिन सुंदर माँ को खींचने चली गईं। दूसरी मालकिन का दिमाग 5 या 6 साल की लड़की से ज्यादा नहीं था। वह राजकुमारी फैंग के सम्मोहक आकर्षण का विरोध कैसे कर सकती थी। बस कुछ ही शब्दों में उन्होंने अग्नि राठौर की सुंदर माँ को सहमति में सिर हिलाने के लिए मना लिया। छोटी अग्नि, देखो, तुम्हारी सुंदर माँ पहले ही मान गई हैं। अब तुम मेरी धर्मपुत्री हो तो तुम अभी भी इसे क्यों छिपा रही हो। राजकुमारी फैंग ने छोटी अग्नि के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। बोलो। अग्नि राठौर हंसी, मेरी सुंदर माँ स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं, एक अति सुंदर चेहरे, गोरी त्वचा और एक नाजुक दोशरहित रंग के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं कि तुम्हारी सुंदर माँ आश्चर्यजनक हैं, जनूबू साम्राज्य की सबसे खूबसूरत महिला, हम सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा है। राजकुमारी फैंग कड़वाहट से मुस्कुराईं। जल्दी से बताओ, तुम हमेशा अपनी जवानी कैसे बनाए रखती हो। इसके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, अग्नि राठौर ने कहा। सबसे पहले हमें एक युवा भावना बनाए रखनी चाहिए, कुछ ऐसा जिसका मेरी सुंदर माँ को असाधारण रूप से आशीर्वाद वरदान प्राप्त है। राजकुमारी फैंग कड़वाहट से मुस्कुराईं। फिर गोलियों दवाओं का असर आता है, अग्नि राठौर ने कहा। हालांकि पिछली बार हमने जो भी गोलियां बनाई थीं वे सब खत्म हो गई हैं। अगली बार जब हम उन्हें बनाएंगे तो मैं आपको एक बोतल भेज दूंगी। यह अद्भुत है, राजकुमारी फैंग ने उत्साह से कहा और अग्नि राठौर का हाथ पकड़ लिया। अब उन्हें अग्नि राठौर के चिकित्सा कौशल पर पूरा भरोसा था। अग्नि राठौर जो भी कहती है वह उस पर विश्वास करती हैं। मुझे भी अपनी मौसी को मत भूलना अग्नि, मैडम निंग ने उत्साह से कहा। अग्नि राठौर की सुंदर माँ का वास्तव में एक नाम था, जुआनजी, इसलिए साम्राज्य के लोग उन्हें लेडी जुआनजी, श्रीमती जुआनजी कहते थे। मैडम निंग और राजकुमारी फैंग दोनों ही लेडी जुआनजी की बेजोड़ सुंदरता से इतनी ईर्ष्यालु थीं कि वे चाहती थीं कि अग्नि राठौर तुरंत यौवन बनाए रखने वाली गोली, यूथ प्रिजर्विंग पिल, बनाए। हालांकि अग्नि राठौर किसी और से बेहतर जानती थी कि उसकी माँ, जो एक सुंदरी थी, की शारीरिक बनावट प्रकृति अद्वितीय थी और वह यौवन के अमृत के बिना भी अपनी जवानी बनाए रख सकती थी। कभी कभी अग्नि राठौर सोचती थी, उसकी सुंदर माँ की पृष्ठभूमि आखिर क्या है। उनके बहुत सारे रहस्य हैं। राजकुमारी फैंग और अन्य लोगों को गपशप करते और हंसते हुए देखकर बड़ी मालकिन की अप्रसन्नता बढ़ती गई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि राजकुमारी फैंग क्रोधित होंगी, लेकिन वे तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल गईं। युवराज का निवास राजमहल। महामहिम विक्रम सिंह ने समर को घूरा, उनकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। झील की सतह बहुत पहले ही जम चुकी थी, लेकिन समर इससे पूरी तरह अनजान था। उसकी आंसू भरी आंखें विक्रम सिंह को घूर रही थीं और उसने उत्साह से कहा, बॉस विक्रम, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको इस बार मेरी मदद करनी ही होगी। तुम्हारी मदद। महामहिम के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। तुम्हारी किस चीज़ में मदद। महामहिम की आवाज़ भयावह थी। हालांकि अपनी ही दुनिया में मग्न समर पूरी तरह से अनजान था। उसने महामहिम को दयनीय रूप से देखा। भाई विक्रम, अब केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ओह, महामहिम की गहरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। आप मेरी माँ को जानते हैं, उन्हें राजमाता ने बहुत बिगाड़ रखा है। उनका स्वभाव बहुत खराब है और वह अपनी बात की पक्की हैं।
यहाँ तक कि मेरे पिता को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। मेरी तो बात ही छोड़ दें। समर ने महामहिम विक्रम को दयनीय रूप से देखा। हालांकि विक्रम सिंह का चेहरा हमेशा की तरह अलग थलग भावहीन रहा, मानो बर्फ में जम गया हो। वह उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने की जिद क्यों कर रही हैं? क्या वह कभी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचती? क्या मैं उनका सगा बेटा भी हूँ? समर ने शिकायत की। महामहिम ने उपहास किया। मुझे बताए, अगर वह सिर्फ शादी का प्रस्ताव रखने वाली थी तो उन्हें उसे अपनी धर्मपुत्री क्यों बनाना है? यह मुझे पागल कर रहा है। शिकायत करने के बाद समर ने विक्रम सिंह को चमकती आंखों से देखा। भाई विक्रम, आपको मेरी मदद करनी होगी। अब केवल आप ही मेरी मां का मन बदल सकते हैं। महामहिम ने आधी मुस्कान के साथ समर को देखा। उनका मन बदलूं? बिल्कुल। समर ने अपना हाथ मेज पर पटका। हमारे जैसे परिवार के लिए अगर हम धर्म माता पिता बन जाते हैं तो हमारे और सगे माता पिता के बीच क्या अंतर रह जाएगा? एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो मैं अग्नि राठौर से कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। महामहिम ने मन ही मन सोचा, यह अच्छा है कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते। लेकिन समर को यह नहीं पता था। राजकुमार के चेहरे पर खराब भाव देखकर उसने जल्दी से विनती की, विक्रम, विक्रम, कृपया एक बार मेरी मदद कर दें। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मुझे पता है कि आपको अग्नि राठौर पसंद नहीं है, लेकिन मुझे है। बॉस विक्रम, चलिए चलिए मेरी मां को रोकते हैं, समय बीता जा रहा है। समर चिंतित था। महामहिम धीरे से खड़े हुए। क्या एक छोटी बहन का होना अच्छा नहीं है? इसमें इतना अच्छा क्या है? समर खड़ा हो गया। मैं उससे कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई उससे शादी नहीं करेगा तो उस पर हंसा जाएगा। विक्रम सिंह, उस पर हंसा नहीं जाएगा, लेकिन वह मुझसे ऊंचे दर्जे के आदमी से शादी नहीं कर सकती। वे लड़कियां सब बहुत भौतिकवादी हैं, वे निश्चित रूप से उस पर हंसेंगी। समर ने विक्रम सिंह की ओर देखा और बुदबुदाया, आप तो वैसे भी उससे शादी नहीं करेंगे। महामहिम, विक्रम सिंह, भाई विक्रम। समर कुछ कहना चाहता था लेकिन विक्रम सिंह पहले ही बाहर जा चुका था। भाई विक्रम, आप कहाँ जा रहे हैं? राठौर घराने। समर ने उत्साह से कहा। समर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। उसे पता था, बॉस विक्रम उसके लिए सबसे अच्छे हैं। राठौर घराना। यानफेंग राठौर को वापस बुलाया गया। उसका पहला विचार था, निंग परिवार स्वाति राठौर से शादी करना चाहता है। राजकुमारी फैंग जिंगयुन प्रांगण में है, प्रबंधक स्टीवर्ट ने यानफेंग राठौर को बताया। यानफेंग राठौर तुरंत उलझन में पड़ गया। निंग परिवार स्वाति राठौर से शादी करना चाहता था तो राजकुमारी फैंग जिंगयुन अकादमी प्रांगण क्यों जाएंगी? हालांकि फैंगबेई की राजकुमारी के खिताब को देखते हुए यानफेंग राठौर ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह जल्दी से जिंगयुन अकादमी की ओर चला गया। जिंगयुन प्रांगण स्टारफॉल कोर्टयार्ड में राजकुमारी फैंग और मैडम निंग ने अग्नि राठौर और मैडम जुआनजी सुंदर माँ को घेर लिया था और आत्मीयता से बातचीत कर रही थीं और हंस रही थीं, जबकि बड़ी मालकिन और स्वाति राठौर एक तरफ खड़ी थीं। बड़ी मालकिन और स्वाति राठौर कई बार वहां से जाना चाहती थी। आखिरकार यहां रहने का मतलब उपेक्षित होना था, जो बहुत ही अजीब असहज था। लेकिन राजकुमारी फैंग ने उन्हें जाने नहीं दिया। जैसे ही बड़ी मालकिन ने इस बात का जिक्र किया, जाने की अनुमति मांगी, राजकुमारी फैंग ने एक सख्त चेहरा बना लिया। ओह बड़ी मालकिन, क्या आपके पास हमारे साथ बिताने के लिए समय भी नहीं है? बड़ी मालकिन क्या ही कह सकती थीं। वह केवल एक तरफ खड़ी होकर जबरदस्ती मुस्कुरा सकती थी, उन्हें बातचीत करते और हंसते हुए देख सकती थी, जबकि वह खुद गुस्से में लगभग अपने दांत पीस रही थीं। वह दोपहर बड़ी मालकिन को एक अनंत काल की तरह लगी, इतनी लंबी कि इसने उन्हें बेहोशी के कगार पर ला दिया। जल्द ही बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। यानफेंग राठौर ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आया। मालिक। यानफेंग राठौर को देखते ही बड़ी मालकिन की आंखें चमक उठी, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह सिसकने के कगार पर थी और पूरी तरह से अन्याय महसूस कर रही थीं। बड़ी मालकिन का रवैया देखकर राजकुमारी फैंग तुरंत अप्रसन्न हो गईं। यानफेंग राठौर ने भी बड़ी मालकिन की आंखों में आंसू उमड़ते देखे, लेकिन उसने फिर भी उन्हें एक तरफ धकेल दिया। राजकुमारी फैंग के पास गया और उनका अभिवादन किया। मजाक नहीं, ये फैंगबेई राजभवन की राजकुमारी हैं और महल के साथ उनके इतने घनिष्ठ संबंध हैं। यानफेंग राठौर के आते ही राजकुमारी फैंग के भाव फिर से बदल गए। वह अब वह नहीं थी जो कुछ ही पल पहले अग्नि राठौर के साथ मुस्कुरा रही थीं और बातचीत कर रही थीं। इसके बजाय उन्होंने एक अभिमानी व्यवहार अपनाया, धीरे से यानफेंग राठौर की ओर देखा और फिर एक अलग थलग और रूखे स्वर में बोली, लॉर्ड फैंग मुखिया व्यस्त हैं और मैं शुरू में आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपकी पत्नी ने कहा कि यह मामला आपके निर्णय पर निर्भर है, इसलिए मेरे पास आपको यहाँ आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने आप शब्द का बार बार इस्तेमाल किया, इसे कुल मिलाकर 4 बार कहा, जिससे यानफेंग राठौर लगभग डर के मारे कांप ही गया। यानफेंग राठौर लगभग घुटनों के बल गिर ही पड़ा। इस राजकुमारी फैंग की प्रतिष्ठा बहुत कड़क है।
वह पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से काम करती हैं। जो कुछ भी उनकी पसंद के अनुकूल होता है वह उन्हें पसंद आता है, लेकिन जो नहीं आता वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मौके पर ही थप्पड़ मार देती हैं। वह उदासीन और रूखी आवाज़ राजकुमारी फैंग स्पष्ट रूप से नाखुश हैं। यानफेंग राठौर थोड़ा झुका और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी फैंग, आप क्या कह रही हैं? यदि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो बस एक आदेश दें और मैं, यानफेंग, अपनी जान की बाजी लगाने की हद तक अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आपसे इतनी दूर तक जाने की क्या आवश्यकता है? राजकुमारी फैंग ने धीरे से अपनी सुगंधित चाय नीचे रखी, एक रूमाल से अपने मुंह के कोने से चाय पोंछी और उदासीनता से बोली, मेरा फैंग बेई राजभवन केवल आपके राठौर घराने की एक कुमारी लड़की को धर्मपुत्री गोद ली हुई बेटी के रूप में लेना चाहता था, लेकिन आपकी पत्नी हर तरह के बहाने बना रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि जब तक आप व्यक्तिगत रूप से नहीं आते तब तक वह सहमत नहीं होंगी। तो क्या आप सहमत होंगे या नहीं? आप अभी भी आप और आप का उपयोग इतना औपचारिक बर्ताव क्यों कर रही हैं? यानफेंग राठौर लगभग घुटनों के बल बैठ गया। तो राजकुमारी फैंग स्वाति राठौर को अपनी धर्मपुत्री के रूप में अपनाना चाहती हैं ताकि जब स्वाति राठौर निंग चेनिक्सी से शादी करे तो उनका दर्जा समान हो। ये निंग परिवार का मान बढ़ाना है। यानफेंग राठौर खुशी से झूम उठा, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, बेशक मैं सहमत हूँ। बड़ी मालकिन मैडम फैंग ने यानफेंग राठौर का हाथ कसकर पकड़ लिया और हताशा में उसे आंखों से इशारा करने आंख मारने की कोशिश करने लगी। आप किस बात से सहमत हो रहे हैं? एक बार जब अग्नि राठौर फैंग बेई राजभवन की राजकुमारी धर्मपुत्री बन जाएगी तो क्या वह राठौर घराने में और भी अधिक अभिमानी और आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाएगी? यानफेंग राठौर ने बड़ी मालकिन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। एक बेटी क्या है, जब तक यह उसे भविष्य में शीर्ष पर पहुंचने और नई ऊंचाइयों को छूने में मदद कर सकती है, यानफेंग राठौर उसे फैंग राजभवन को सौंपने के लिए सहर्ष तैयार होगा। उसे धर्मपुत्री बनाने की तो बात ही छोड़ दें। फिर यानफेंग राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक आशीर्वाद है कि मेरी स्वाति ने महामहिम राजकुमारी फैंग का दिल जीत लिया है। स्वाति, तुम आकर अपनी धर्ममाता को प्रणाम क्यों नहीं करती? जब तक मैं खुद को शक्तिशाली फैंग बेई राजभवन से जोड़ सकता हूं, तब तक मुझे भविष्य में पदोन्नति न मिलने की चिंता क्यों करनी चाहिए? इसके बारे में सोचकर यानफेंग राठौर और भी अधिक उत्साहित हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्योतिषी कहते हैं कि स्वाति राठौर की किस्मत बहुत अच्छी है, उसकी नियति वास्तव में महान है। कैसी स्वाति राठौर? राजकुमारी फैंग ने उलझन में यानफेंग राठौर को देखा। हाँ, यानफेंग राठौर स्तब्ध रह गया और उलझन के साथ राजकुमारी फैंग को देखने लगा। राजकुमारी फैंग ने यानफेंग राठौर को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। मैं तुम्हारी स्वाति राठौर जैसी किसी लड़की को क्यों अपनाऊंगी? क्या तुम बस घर पर आराम से रहने से थक गए हो और उसे घर लाकर परेशानी खड़ी करना चाहते हो? हाँ, यानफेंग राठौर हक्का बक्का रह गया। राजकुमारी फैंग बिल्कुल भी विनम्र नहीं होंगी। वह बता सकती थी कि राठौर घराने की मुख्य शाखा का कोई भी सदस्य अच्छा इंसान नहीं था। राजकुमारी फैंग बहुत ही स्पष्टवादी इंसान हैं। चूंकि वह राठौर परिवार की मुख्य शाखा को नापसंद करती हैं, इसलिए वह उनका बिल्कुल भी मान नहीं रखेंगी। राजकुमारी फैंग की आदतन शुरुआती पंक्ति, लॉर्ड फैंग मुखिया, मुझे कुछ कहना है, लेकिन कृपया बुरा मत मानिएगा। यानफेंग राठौर उदास हो गया और वह वास्तव में इसे सुनना नहीं चाहता था। क्या राजकुमारी फैंग उसे यह नहीं बता सकती थीं? राजकुमारी फैंग को घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, इसलिए वह हमेशा दूसरों को असहज कर देती हैं। लॉर्ड फैंग, तुम्हारी स्वाति राठौर, मैं कोई मतलबी बुरी होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस अपनी स्वाति राठौर की शादी उस व्यक्ति से कर दो जिससे तुम्हारी दुश्मनी है। वह निश्चित रूप से उनके परिवार को तहस नहस कर देगी और तुम्हारा बदला ले लेगी। यानफेंग राठौर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। राजकुमारी फैंग, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या निंग परिवार सगाई तोड़ने जा रहा है? यानफेंग राठौर मूर्ख नहीं था। वह उनके शब्दों से तुरंत बता सकता था कि राजकुमारी फैंग स्वाति राठौर को नापसंद करती थीं। उनके कहने का मतलब था कि उसकी स्वाति राठौर एक मुसीबत खड़ी करने वाली लड़की थी और जो भी उससे शादी करेगा वह बदकिस्मत होगा। सगाई तोड़ना? मैडम निंग आगे आई, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए। मेरा निंग परिवार तुम्हारे राठौर परिवार के साथ शादी के बंधन में कब बंधा? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे, निंग परिवार की मुखिया को, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? नहीं, ये घटनाओं का यह मोड़ इतनी तेजी से आया कि यानफेंग राठौर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। क्या निंग परिवार पहले 3 बार हमारी स्वाति के सामने शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आया था? उन्होंने तो मार्क्विस वो आन से व्यक्तिगत रूप से बिचौलिया बनने के लिए भी कहा था, है ना? यानफेंग राठौर ने त्योरियां चढ़ाते हुए बड़ी मालकिन की ओर देखा। चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? उस समय यानफेंग राठौर को लगा था कि स्वाति राठौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उसने ये भी सुना था कि महामहिम विक्रम स्वाति राठौर पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक वो आन और मार्क्विस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
लेकिन वास्तव में महामहिम विक्रम के साथ उसका कोई मौका ही नहीं था। इसलिए यानफेंग राठौर अभी भी स्वाति राठौर की शादी निंग परिवार में करना चाहता था, जिससे फैंग राजभवन के साथ एक संबंध स्थापित हो सके। हालांकि ये तो सौभाग्य की बात है कि आपने लॉर्ड फैंग और मार्क्विस वू आन ने उस समय मना कर दिया था, अन्यथा मेरा निंग परिवार अब एक भयानक संकट में होता और हम खून के आंसू रो रहे होते। मैडम निंग ने अशिष्टता से उपहास किया। आप क्या कर रही हैं? यानफेंग राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं। वह अब कार्मिक मंत्री मिनिस्टर ऑफ पर्सनेल था, शाही दरबार में दूसरे दर्जे का अधिकारी, पूरे साम्राज्य में अधिकारियों के मूल्यांकन और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार एक उच्च पदस्थ और शक्तिशाली पद। वह पहले से ही इन दोनों महिलाओं द्वारा डराए धमकाए अपमानित किए जाने से बहुत क्रोधित था। राजकुमारी फैंग ने उपहास किया। मैडम फैंग, बड़ी मालकिन स्वाति राठौर, तुमने कुछ अच्छा काम किया है तो जल्दी करो और मुझे बताओ। मैं दूसरों की बुराई नहीं करूंगी। हाँ, आप दूसरों की बुराई नहीं करती, लेकिन आप उन्हें खुद ऐसा कहने के लिए मजबूर करती हैं। स्वाति राठौर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे खुद के साथ अन्याय धमकाया हुआ महसूस हो रहा था और वह फिर से रोने ही वाली थी। हालांकि राजकुमारी फैंग बहुत खौफनाक थीं। उनकी तीखी नज़र के सामने स्वाति राठौर के पास रोते हुए सभी के सामने वानपिंग टाउन में बोले गए अपने झूठ को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फैंग बेई की रानी राजकुमारी फैंग की चौकस नज़र में वह अपना बचाव करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकी, क्योंकि थोड़ी सी भी सोच से फैंग बेई की रानी की नज़र उसे बर्फ की तलवार की तरह चीर देती। सच्चाई जानने के बाद यानफेंग राठौर लगभग फूट फूट कर रो पड़ा। क्या स्वाति राठौर मूर्ख है? उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर उसने ये पहले ही बता दिया होता तो वह इतने नखरे नहीं दिखाती। उसकी सगाई बहुत पहले ही निंग परिवार से हो गई होती। अगर निंग परिवार सगाई तोड़ना चाहता तो खैर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन अब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी है। यानफेंग राठौर ने हताशा में लगभग अपनी छाती पीट ली। अग्नि राठौर ने यानफेंग राठौर के चेहरे पर बदलते भावों को देखा। उसकी आंखों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। यानफेंग राठौर की नज़र में सब कुछ लाभ को प्राथमिकता देने के बारे में है, चाहे वह उसकी अपनी सगी बेटी हो या नहीं। अब यानफेंग राठौर की नज़र में वह अग्नि निश्चित रूप से स्वाति राठौर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्वाति राठौर पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के बाद राजकुमारी फैंग ने रूखेपन से कहा, मुख्य विषय पर वापस आते हैं। लॉर्ड फैंग मुखिया, मैं अग्नि राठौर को अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। आपकी पत्नी का कहना है कि इसके लिए आपकी सहमति की आवश्यकता है। तो क्या आप सहमत हैं या असहमत? फिर से आप। यानफेंग राठौर इनकार का एक भी शब्द कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसके अलावा फैंग राजभवन के साथ संबंध बनाने का यह एक सुनहरा अवसर था। केवल एक मूर्ख ही इसे अस्वीकार करेगा। ये तो बेशक अद्भुत होगा, यानफेंग राठौर ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। अग्नि राठौर के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इसमें इतना अच्छा क्या है? मैं असहमत हूँ। तभी दीवार के ऊपर से एक गुस्से भरी आवाज़ आई। समर दौड़ता हुआ आया और सबके सामने खतरनाक ढंग से खड़ा हो गया। चेताक! राजकुमारी फैंग ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा। चुप रहो! समर की दयनीय आवाज़। माँ! राजकुमारी फैंग, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। समर ने मदद की गुहार लगाते हुए दयनीय रूप से दीवार के ऊपर की ओर देखा। अग्नि राठौर ने उलझन में उधर देखा। सामने से कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि मुख्य द्वार मेन गेट से आई। विक्रम सिंह की लंबी और प्रभावशाली आकृति सबके सामने प्रकट हुई। उसकी आभामंडल बेहद मजबूत थी, एक हिमखंड आइसबर्ग की तरह ठंडी और अलग थलग, एक शक्तिशाली आभामंडल के साथ जो अजनबियों को दूर रखता था। प्रबंधक फैंग, बटलर फैंग हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे आ रहे थे। महामहिम विक्रम सिंह को देखते ही वहां मौजूद लगभग सभी लोगों के भाव बदल गए। यानफेंग राठौर दौड़ता हुआ पास गया। उसके चेहरे पर एक चापलूस मुस्कान छाई हुई थी और उसकी आंखें लगभग चमक रही थीं। महामहिम ने राठौर घराने में आने की कृपा की है, यानफेंग राठौर ने सोचा। उसे यह पूरी तरह से अविश्वसनीय लग रहा था। समर ने अपनी आंखों से विक्रम सिंह को इशारा करने की बेतहाशा कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें लगभग फड़कने लगी थीं। मौसी आंट विक्रम सिंह ने राजकुमारी फैंग का अभिवादन किया। राजकुमारी फैंग का पालन पोषण स्वयं राजमाता ने किया था, जबकि विक्रम सिंह ने कम उम्र में ही अपनी जन्म देने वाली मां को खो दिया था और उनका पालन पोषण राजमाता के साइनिंग पैलेस में हुआ था। ये कहा जा सकता है कि राजकुमारी फैंग ने विक्रम सिंह के बचपन में उनकी अच्छी देखभाल की थी। विक्रम सिंह को देखकर राजकुमारी फैंग काफ़ी खुश हुईं। विक्रम, तुम यहाँ क्यों हो? ज़रूर समर ही तुम्हें खींचकर यहाँ लाया होगा, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें इस बार समर की मदद करने की अनुमति नहीं है। वह बच्चा बहुत मनमौजी है, हम अब उसके नखरों को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। महामहिम ने समर की ओर देखा। क्या तुमने सुना? तुम्हारी मौसी ने ऐसा कहा है?
ऐसा नहीं है कि वह मदद नहीं करना चाहता, बात यह है कि वह नहीं कर सकता। उस एक नज़र ने समर को हड्डियों तक कंपा दिया, डर से जमा दिया। नहीं, आप कौन हैं? आप विक्रम सिंह हैं, जो सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर हैं, उस तरह की शक्तिशाली हस्ती जिसके हर कदम से पूरा जनूबू साम्राज्य हिल सकता है। मेरी माँ मेरे प्रति सख्त हैं, लेकिन आपकी ओर सख्त होने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। समर ने उम्मीद भरी नज़रों से विक्रम सिंह को देखा। असहाय मत बनिए। महामहिम विक्रम वाला अपना थोड़ा गुस्सा दिखाए। महामहिम ने राजकुमारी फैंग को घूरा। मौसी, यह क्या है? विक्रम, देखो, क्या छोटी अग्नि प्यारी नहीं है? राजकुमारी फैंग ने खुशी से कहा। तुम्हारी मौसी ने छोटी अग्नि को अपनी धर्मपुत्री के रूप में अपना लिया है, क्या तुम भी अपनी मौसी के लिए खुश नहीं हो? महामहिम ने अपना गला साफ किया और कहा, जब तक मौसी खुश हैं। समर, मौसी खुश हैं, मौसी बहुत खुश हैं। राजकुमारी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। समर ने विक्रम सिंह को घूरा। उसने बॉस विक्रम को इसे रोकने के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? समर की आंखें घूरते घूरते लगभग फड़कने लगी थीं, लेकिन विक्रम सिंह आज अच्छे मूड में लग रहे थे, राजकुमारी फैंग के साथ बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे। ये देखकर यानफेंग राठौर की नज़र में राजकुमारी फैंग का सम्मान और भी बढ़ गया। अब जबकि उन्होंने उसे अपनी चचेरी बहन कज़न के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो क्या उन्हें उसे कोई उपहार नहीं देना चाहिए? प्रबंधक फैंग, बटलर फैंग, जो सबसे विचारशील व्यक्ति थे, तुरंत समझ गए और जैसे ही उन्होंने अपने मालिक महामहिम को अपनी कमर पर लटकते हुए काले जैड पेंडेंट काले रत्नाभूषण को देखते हुए देखा, एक सहायक सुझाव दिया। काले जैड का वह टुकड़ा वुडिंग मंदिर के मास्टर डुगो का उपहार था। यह आशीर्वाद प्राप्त था और इस पर महामहिम का नाम खुदा हुआ था। ये साधना के लिए विशेष रूप से सहायक था। इस कदम के साथ महामहिम बेहतर स्थिति में होंगे। उन्होंने लापरवाही से काले जैड को उठाया और अग्नि राठौर के चेहरे की ओर उछालते हुए कहा, इसे लो और इसके साथ खेलो। वाह! उपस्थित लगभग सभी लोग बहुत उत्साहित थे। यह महामहिम का उपहार है। यद्यपि यह राजकुमारी फैंग के सम्मान के कारण था, फिर भी अग्नि राठौर को बहुत अच्छा सौदा उपहार मिल गया। अग्नि राठौर विक्रम सिंह का उपहार कभी स्वीकार नहीं करती, खासकर जो उसकी ओर इस तरह फेंका गया हो। क्या वह उसे किसी भिखारी की तरह टालने की कोशिश कर रहा था? वह काले जैड को वापस फेंकने ही वाली थी कि उसे अपने हाथ में एक ठंडी सनसनी महसूस हुई और एक कोमल आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेली से लेकर उसके डेंटियन ऊर्जा केंद्र तक फैल गई। जल्द ही अग्नि राठौर ने अपने डेंटियन के भीतर ऊर्जा की एक लहर महसूस की। ये साधना के लिए एक बेहतरीन वस्तु है। अग्नि राठौर बहुत खुश हुई। समर अग्नि राठौर को घूर रहा था। क्या तुम पहले बॉस विक्रम के साथ इतनी भयंकर नहीं हो रही थी, ऐसा नाटक कर रही थी जैसे तुम दूरी बनाना चाहती हो? जल्दी करो और वे चीजें वापस करो। तुम्हारे स्वाभिमान को क्या हुआ? हालांकि समर ये देखकर तबाह निराश हो गया कि अग्नि राठौर दोनों हाथों में काले जैड को पकड़े हुए है और विक्रम सिंह को एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कह रही है, आपकी भावनाओं के लिए धन्यवाद महामहिम। समर, राजकुमारी फैंग ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, चचेरे भाई विक्रम को धन्यवाद देना चाहिए। समर, मैं असहमत हूँ। मुझे ये छोटी बहन नहीं चाहिए। मुझे ये छोटी बहन नहीं चाहिए। बड़ी मालकिन और स्वाति राठौर अपने सदमे से उबरी। जब उन्होंने महामहिम को अग्नि राठौर को उपहार देते देखा तो वे बहुत ईर्ष्यालु थीं। मूल रूप से ये सब स्वाति राठौर के लिए होना चाहिए था। हालांकि समर को जोर जोर से चिल्लाते हुए देखकर बड़ी मालकिन और स्वाति राठौर बहुत खुश हुईं। तो क्या हुआ अगर राजकुमारी फैंग उसे पसंद करती हैं? समर तो नहीं करता। तब समर हर दिन अग्नि राठौर को रुलाने तक सताएगा। अग्नि राठौर की जिंदगी नर्क जैसी हो जाएगी, मौत से भी बदतर। राजकुमारी फैंग ने समर का कान पकड़ लिया। मुझे बताओ कि तुम असहमत क्यों हो? अगर तुमने मुझे आज कोई कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, आराम से, आराम से। तुम मुझे बताओगे या नहीं? राजकुमारी फैंग काफी भयंकर थीं। वाह! समर बहुत शर्मिंदा था। आसपास इतने सारे लोगों के होते हुए वह भला ऐसा कैसे कह सकता था? इसलिए उसने बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा। क्या? हवा बहुत तेज थी, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सुना। राजकुमारी फैंग ने त्योरियां चढ़ाईं। समर फंगजन केवल थोड़ी ही आवाज बढ़ा सका। तुमने क्या कहा? क्या तुम अपनी आवाज थोड़ी नहीं बढ़ा सकते? मर्द हो या क्या? राजकुमारी फैंग ने समर के सिर पर थप्पड़ मारा। बेचारा राजकुमार समर, वह किसी और से नहीं बल्कि अपनी माँ से डरता है। मैंने कहा, मैं अग्नि राठौर से शादी करना चाहता हूँ। समर ने आखिरकार सब कुछ छोड़ दिया, अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया। उसकी जोरदार चीख ने तुरंत सभी को स्तब्ध कर दिया। अग्नि राठौर, राजकुमारी फैंग, अन्य लोग, बड़ी मालकिन स्वाति राठौर और यानफेंग राठौर खौफजदा थे। फैंग राजभवन का युवा राजकुमार कहता है कि वह अग्नि राठौर से शादी करना चाहता है। ध्यान रहे, अग्नि राठौर अपाहिज साधना रहित है। विशेष रूप से राजकुमारी फैंग, वह पूरी तरह से स्तब्ध थीं। मेरा ये बिगड़ा हुआ लड़का अग्नि राठौर से शादी करना चाहता है।
तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा यह विचार है तो उसे धर्मपुत्री बनाने की पूरी प्रक्रिया से क्यों गुजरना? हम बस इस पर चर्चा कर सकते थे और सीधे उसकी शादी कर सकते थे। उससे शादी क्यों? महामहिम विक्रम की बर्फीली आंखों ने समर को घूरते हुए पूछा। मैं राजकुमारी फैंग अपने सदमे से बाहर आईं। सही कहा, मैंने इस मूर्ख लड़के को पहले कभी किसी लड़की के पीछे भागते नहीं देखा। वह उससे शादी करने के लिए इतना दृढ़ क्यों है? जरूर कोई साजिश है। ऐसा नहीं है कि राजकुमारी फैंग को अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि समर, वह मूर्ख लड़का, अक्सर अजीब तरह से काम करता है। बोलो, अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो कोई और भी नहीं करेगा। समर ने अपनी गर्दन अकड़ाते हुए चिल्लाकर कहा। चेताक! राजकुमारी फैंग ने उसके माथे पर थप्पड़ मारा, जिससे समर लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा। राजकुमारी फैंग सच में आग बबूला थीं। कोई छोटी अग्नि को इस तरह कैसे बदनाम कर सकता है? वह इतनी सुंदर, इतनी बुद्धिमान, इतनी अद्भुत है, और फिर भी कोई उससे शादी नहीं करेगा। क्या छोटी अग्नि एक बेकार लड़की नहीं है? अच्छे परिवार का कौन व्यक्ति उससे शादी करेगा? वैसे भी मुझसे अधिक रुतबे, पृष्ठभूमि या प्रतिभा वाला कोई भी व्यक्ति उससे शादी नहीं करेगा। इसलिए अच्छा होगा कि वह मुझसे ही शादी कर ले। समर ने अपनी गर्दन बाहर निकालते हुए कहा। एक पल के लिए राजकुमारी फैंग को वास्तव में लगा कि समर ने जो कहा उसका कुछ अर्थ है। लेकिन तभी महामहिम विक्रम ने अचानक धीरे से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बस उससे शादी नहीं करने वाले हो, कुछ दिनों तक उसके साथ खेलोगे और फिर उसे छोड़ दोगे? समर ने अविश्वास में महामहिम को घूरा। अरे महोदय, हमने आपको यहाँ आमंत्रित करने के लिए इतनी परेशानी उठाई, इसलिए नहीं कि आप हमारा ही काम बिगाड़ दें। लेकिन जब राजकुमारी फैंग ने यह सुना तो वह तुरंत आग बबूला हो गईं। चेताक! एक और जोरदार थप्पड़। आह! उस थप्पड़ से सच में बहुत दर्द हुआ। समर लगभग अपनी सांस नहीं ले पा रहा था। झटके से उसका सिर चकरा रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे और दिशाहीन महसूस हो रहा था। राजकुमारी फैंग क्रोधित थी। समर, तुम पहले दूसरों की लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते थे और मैंने कभी परवाह नहीं की। तुम बहुत दुस्साहसी हो गए हो, हमारी छोटी अग्नि पर नजर डालने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, इस लड़की के लिए तुम्हारी बूढ़ी माँ ने अपना मन बना लिया है। महामहिम ने गंभीरता से सिर हिलाया। समर को यह आदत बदलने की जरूरत है। समर ने विक्रम सिंह को ध्यान से घूरा। राजकुमारी फैंग ने विक्रम सिंह की ओर सिर हिलाया। यह अच्छा है कि तुम समझदार हो, विक्रम, उस बिगड़े हुए समर के विपरीत। उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है कि मैंने अपनी जिंदगी के कई साल खो दिए हैं। मैं घर पर चीज़ों पर नज़र रखूंगी, लेकिन जब हम बाहर हों तो तुम्हें अपनी मौसी के लिए उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी और उसे मेरी छोटी अग्नि को सताने नहीं देना होगा। महामहिम ने सिर हिलाया। मौसी के आदेश की अवहेलना करने की मेरी हिम्मत नहीं है। समर ने विक्रम सिंह को ध्यान से घूरा। राजकुमारी फैंग बहुत खुश थीं, लेकिन फिर उन्होंने निर्देश दिया, और उसे अग्नि बच्ची के बारे में सोचने की भी अनुमति नहीं है। महामहिम ने असामान्य रूप से आज्ञाकारी होते हुए कहा, मैं अनादर करने के बजाय आज्ञा का पालन करना पसंद करूंगा। समर ने विक्रम सिंह को ध्यान से घूरा। उसने बॉस विक्रम को पहले कभी इतना आज्ञाकारी क्यों नहीं देखा था। राजकुमारी फैंग संतुष्ट थी क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम सिंह बिल्कुल विश्वसनीय है। जब तक वह सहमत है, समर के पास बिल्कुल कोई मौका नहीं होगा। राजकुमारी फैंग ने समर को चेतावनी देते हुए घूरा, ये छोटी बहन, एक बार जब ये तुम्हारी बहन बन गई तो ये जीवन भर तुम्हारी बहन रहेगी, ऐसी जिसे तुम अपने सगे खून परिवार की तरह मानोगे। तुम तय कर लो कि क्या करना है। समर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा क्या है जो यानफेंग राठौर स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था? किसी कारण से राजकुमारी फैंग वास्तव में अग्नि राठौर को पसंद करती हैं, यहाँ तक कि महामहिम विक्रम भी उसका इतना मान रख रहे हैं। स्वाति राठौर की घटना के दोहराए जाने के डर से यानफेंग राठौर ने अग्नि राठौर को घूरा और दहाड़ते हुए कहा, जल्दी करो और चाय डालो, घुटनों के बल बैठो और इन्हें माँ कहो। अग्नि राठौर ने आधी तिरछी मुस्कान के साथ यानफेंग राठौर की ओर देखा। उसके चाचा सच में चिंतित थे। राजकुमारी फैंग ने अप्रसन्नता के साथ यानफेंग राठौर को घूरा और खारिज करते हुए अपना हाथ हिलाया, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। मैं शी यारन एक बेटी को अपना रही हूँ, यह इतने सरल तरीके से कैसे किया जा सकता है? राजकुमारी फैंग ने मुस्कुराते हुए अग्नि राठौर से कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी धर्ममाता सबसे अच्छा दिन चुनेगी और कई लोगों को आमंत्रित करेगी। हम एक भव्य जश्न मनाएंगे और फिर देखते हैं कि कौन तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को देखो, यानफेंग राठौर निशब्द था। युवराज का निवास राजमहल। जब महामहिम युवराज के निवास पर लौटे तो समर उनके पीछे पीछे चला गया। जाते जाते वह खुद से ही कुछ बुदबुदा रहा था। क्यों 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 बॉस विक्रम, आप मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी? मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। समर ने पूरे रास्ते शिकायत की, उसका सुंदर चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था।
विक्रम सिंह ने निशब्द होकर उसकी ओर देखा। उसने अचानक पूछा, मौसी ने अग्नि राठौर को अपनी धर्मपुत्री क्यों बनाया? समर ने 2 बार नाक से कुड़ी खराटे की आवाज निकाली, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी माँ सुंदरता की दीवानी है? छोटी अग्नि इतनी सुंदर है, वह लंबे समय से उस पर नजर गड़ाए हुए थी और इस बार उसकी इच्छा पूरी हो गई। हम्फ हम्फ हम्फ। महामहिम, लेकिन इस बारे में बात करते हुए मुझे सच में छोटी अग्नि को धन्यवाद देना चाहिए। समर पूल के पास आराम कुर्सी पर लेट गया, उसके हाथ उसके सिर के पीछे थे और उसने चिढ़े हुए स्वर में कहा, मेरी माँ बीमार थी और उनकी हालत बहुत गंभीर थी। छोटी अग्नि ने ही उनकी जान बचाई थी। इस दृष्टिकोण से मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। मैंने अपना मन बना लिया है। समर अचानक आराम कुर्सी से उछल पड़ा, उसका पूरा वजूद शक्ति से छलक रहा था। क्या अब से मैं छोटी अग्नि की ठीक से रक्षा करूंगा? समर ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं उसका भाई हूं। हम्फ, अगर किसी ने मेरी बहन पर उंगली उठाने की हिम्मत की तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। महामहिम, जो एक तरफ खड़े थे, प्रबंधक फैंग, बटलर फैंग, जो एक तरफ खड़े थे, बार बार खांसने लगे। समर ने उलझन भरे भाव से प्रबंधक फैंग को देखा, क्या आपके गले में कोई परेशानी है? प्रबंधक फैंग, उनके गले में कोई परेशानी नहीं थी, वह तो बस तुम्हारी जान की चिंता कर रहे थे, नौजवान। समर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने शब्दों से किसका अपमान किया है। वह अचानक बहुत खुश हो गया और बस वहीं मूर्खों की तरह मुस्कुराता रहा और बीच बीच में धूर्तता से हंसने लगा। उस भाव ने किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी होगी। सौभाग्य से महामहिम बगल वाली आराम कुर्सी पर बैठे थे। विक्रम सिंह ने निशब्द होकर उसे देखा, तुम क्या कर रहे हो? समर दिल खोलकर हंसा, महामहिम, भाई विक्रम, क्या आपको पता है? समर अचानक मुड़ा और उत्साह से विक्रम सिंह को देखने लगा। उसकी लंबी पलकें और तारों जैसी पुतलियां चमक रही थीं जब वह विक्रम सिंह को घूर रहा था। मेरी एक छोटी बहन है। हा हा हा, मेरी एक छोटी बहन है। महामहिम, अभी अभी वह कौन था जो इतना नाटकीय था और अपनी बहन को न चाहने की जिद कर रहा था? ये कह रहा था कि वह उसे अपनाने के बजाय मरना पसंद करेगा। हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो गया? महामहिम भी असहाय थे। ओह, मेरी एक छोटी बहन है। समर ने विक्रम सिंह को घूरा। विक्रम सिंह निशब्द था, जैसे कि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। विक्रम सिंह की कई बहनें हैं, क्योंकि महामहिम सम्राट बुढ़ापे के बावजूद अभी भी ऊर्जावान हैं। यह अलग बात है, समर ने विशेष गर्व के साथ कहा। मेरी बहन सुंदर है। क्या आपकी बहन मेरी बहन जितनी सुंदर है? महामहिम के होंठ थोड़े फड़के। समर को अचानक एहसास हुआ कि अग्नि राठौर के उसकी छोटी बहन बनने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो, क्योंकि आखिरकार उसके पास कुछ ऐसा है जो विक्रम सिंह से बढ़कर है। हे भगवान, समर ने अहंकार से कहा, मेरी बहन होशियार है। वह लिखित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती है। क्या आपकी बहन मेरी बहन जितनी होशियार है? महामहिम, समर अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे सिर ऊंचा किए खड़ा था और उसने घोषणा की, मेरी बहन एक कुशल डॉक्टर है। मेरी बहन संरचनाओं फॉर्मेशन को जानती है। मेरी बहन। समर ने दिखावा करना शुरू कर दिया और फिर वह रुका ही नहीं। उसका मुंह खुशी से इतना खुल गया कि लगभग उसके कानों तक पहुंच गया और उसके बर्फ जैसे सफ़ेद दांत चमक उठे। तुम्हारी बहन मालिश भी कर सकती है, महामहिम ने मन ही मन चुपचाप जोड़ा। हा हा हा, समर बहुत खुश था और बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं हुआन यी को बताने जा रहा हूँ। हा 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 हा, अब मेरी एक छोटी बहन है, समर ने जाते हुए कहा। महामहिम, वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपनी बहन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, वह अचानक इतना उत्साहित कैसे हो सकता है। हालांकि समर की सोचने की प्रक्रिया हमेशा से ही इतनी अजीब रही है कि विक्रम सिंह को इसकी आदत हो गई थी। राठौर घराना। उस समूह के जाने के बाद बड़ी मालकिन और स्वाति राठौर के भाव तुरंत बेहद बदसूरत गुस्सैल हो गए। अग्नि राठौर, तुमने क्या किया है? ये देखकर कि राजकुमारी फैंग चली गई हैं, स्वाति राठौर तुरंत अग्नि राठौर पर भड़क उठी, तुमने क्या किया है? निंग परिवार ने मेरी सगाई रद्द कर दी है। फैंग राजभवन तुम्हें अपनी धर्मपुत्री के रूप में मान्यता देगा। अग्नि राठौर ने लगभग अपनी आंखें घुमाईं, मेरी छठी बहन, क्या तुमने मुझे ठीक ठीक नहीं बताया था कि तुमने क्या किया था? क्या मुझे इसे तुम्हारे लिए फिर से दोहराना होगा? नहीं, स्वाति राठौर ने गुस्से में पलटवार किया, तुमने मेरी पीठ पीछे जरूर कुछ किया होगा, अन्यथा राजकुमारी फैंग तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नहीं होती। मुझे बताओ, क्या तुम खुद को ऊंचा उठाने के लिए जानबूझकर मेरी पीठ पीछे मुझे बदनाम कर रही थी? अग्नि राठौर ने उपहास किया, तुम पहले से ही इतनी बुरी हो कि तुम्हें बदनाम करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। स्वाति राठौर आग बबूला थी। पल भर में उसने सब कुछ खो दिया, जबकि अग्नि राठौर ने पूरी दुनिया जीत ली। उनके लाभ और हानि के बीच की यह असमानता ही वह बात थी जिसे वह सबसे अधिक सहन नहीं कर पा रही थी।
आखिरकार वह हमेशा अलग थलग अहंकारी रही थी और अग्नि राठौर को श्रेष्ठता की भावना से नीची नज़र से देखती थी। चुप रहो, यानफेंग राठौर ने स्वाति राठौर को घूरा। पिताजी, ये सब उस दुष्ट अग्नि राठौर के कारण है। हालांकि इससे पहले कि स्वाति राठौर अपनी बात पूरी कर पाती, यानफेंग राठौर ने अपना हाथ उठाया और स्वाति राठौर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक, थप्पड़ की एक साफ आवाज। आपने मुझे मारा, आपने सच में मुझे मारा। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, स्वाति राठौर ने दुख से रोते हुए कहा। अग्नि राठौर ने स्वाति राठौर को देखा, उसकी आंखें दया से भरी थीं। ये बेचारी बच्ची अभी तक क्यों नहीं समझती, यानफेंग राठौर की नज़र में खून के रिश्तों की क्या अहमियत है। उसके पास बस सीढ़ियाँ, दूसरों का इस्तेमाल और भाई भतीजावाद है जो उसे सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की अनुमति देता है। जो भी उसके लिए उपयोगी होगा वह उसके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। अब जब अग्नि राठौर फैंग राजभवन के साथ जुड़ने वाली है तो वह अग्नि राठौर के साथ कोई अन्याय कैसे होने दे सकता है। अग्नि राठौर ने मन ही मनाह भरी। उनके धर्मपुत्री बनने का यह फैसला निश्चित रूप से इसके लायक था। कई महीने पहले जब वे उत्तरी शहर से लौटे थे तो वह अपने परिवार की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उस समय बड़ी मालकिन का पलड़ा भारी था और वह उसे श्रेष्ठता के भाव से नीचा दिखाती थी। हालांकि कई महीनों बाद बड़ी मालकिन उससे, अग्नि राठौर से भयानक नफरत करती थी, फिर भी वह केवल इसे सहन ही कर सकती थी। यानफेंग राठौर ने बड़ी मालकिन को घूरा, तुमने उसे कैसे पाला है? स्वाति राठौर ऐसी हो गई है, ये सब तुम्हारी बुरी शिक्षा परवरिश के कारण है। बड़ी मालकिन ने अविश्वास में यानफेंग राठौर को घूरा। आप, यानफेंग राठौर, हमेशा उसकी इतनी तारीफ करते थे और अब जब कुछ हो गया है तो आप कह रहे हैं कि स्वाति राठौर मेरी वजह से बिगड़ी है। अविश्वसनीय। यानफेंग राठौर की नज़र बर्फीली सख्त थी। स्वाति राठौर, चूंकि तुम राजसी विद्यापीठ में प्रवेश पाने में विफल रही हो इसलिए तुम्हें नज़रबंद किया जाता है। तुम्हें 3 महीने तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। स्वाति राठौर पर चिल्लाने के बाद यानफेंग राठौर ने बड़ी मालकिन को घूरा। अगर बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिलती है तो यह माँ की गलती है। मालकिन, आप भी दोषी हैं। वापस जाओ और अपने कार्यों पर विचार करो। बड़ी मालकिन बहुत गुस्से में, लेकिन बाहरी लोगों के सामने उन्हें यानफेंग राठौर का मान रखना पड़ा। और यह भी, यानफेंग राठौर की आवाज़ सख्त थी, भविष्य में छोटी अग्नि के प्रति अधिक विनम्र रहना। वह अब हमारे राठौर घराने में सबसे सम्मानित व्यक्ति है। बड़ी मालकिन, अगर मैंने तुम्हें फिर कभी छोटी अग्नि को सताते हुए देखा तो खैर नहीं। यानफेंग राठौर ने अपनी आस्तीन झटकी। बड़ी मालकिन ने नफरत में अपने दांत पीसे। वह गुस्से में पैर पटकते हुए जाने से पहले एक कुटिल भाव के साथ अग्नि राठौर को घूरती रही। बड़ी मालकिन, स्वाति राठौर और अन्य लोगों के जाने के बाद यानफेंग राठौर ने अग्नि राठौर से गंभीरता से कहा, अग्नि बच्ची, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बाद में अपनी बड़ी माँ चाची को बता देना। अगर वह सहमत नहीं होती है तो अपने चाचा को बताना, ठीक है? अग्नि राठौर ने मन ही मन यानफेंग राठौर के चापलूस और अवसरवादी व्यवहार का उपहास किया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। ठीक है, हा, तुम एक अच्छी बच्ची हो। यानफेंग राठौर खुशी खुशी चला गया। उन सभी के जाने के बाद नानी झाओ ने तुरंत गेट बंद कर दिया। हा, चारवी सबसे पहले हंस पड़ी। छोटी अग्नि, क्या तुमने अभी अभी स्वाति राठौर और अपनी बड़ी माँ चाची के चेहरे देखे? उनके चेहरे हरे गुस्से और ईर्ष्या से खो गए थे। हा, छोटा साथ भी बहुत खुश था। वे हमें हमेशा सताते थे, लेकिन अब आखिरकार हमने उन्हें परेशानी में डाल ही दिया। दीदी बहुत अद्भुत हैं। अग्नि राठौर कड़वाहट से मुस्कुराए, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने राजकुमारी फैंग को बचाया और उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। चारवी ने अग्नि राठौर को देखा। छोटी अग्नि, राजकुमारी फैंग तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगी, लेकिन वह मूर्ख समर हम्फ, अगर उसने तुम्हें फिर से सताने की हिम्मत की तो मैं उसे तुम्हारे लिए पीट पीट कर मार डालूंगी। अग्नि राठौर मुस्कुराए। समर, वह मूर्ख बड़ा भाई, वास्तव में उसे मनाना, काबू करना काफ़ी आसान है। अग्नि राठौर इस बात से अनजान थी कि समर पहले से ही हर जगह दिखावा कर रहा था। महल में, जनूबू साम्राज्य के हरम जनानखाने में सबसे अधिक अधिकार कुनिंग पैलेस की महारानी डुगू के पास नहीं है, बल्कि साइनिंग पैलेस चीनिंग पैलेस की राजमाता के पास है। हालांकि राजमाता आमतौर पर मामलों में शामिल होना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन जब महामहिम सम्राट इतने मातृभक्त हों तो आप क्या ही कर सकते हैं। महामहिम राजमाता महारानी सम्मान देने, प्रणाम करने आई हैं। राजमाता बूढ़ी और कमज़ोर हैं, इसलिए वह आज देर से उठी थीं। नानी लैन, बूढ़ी नौकरानी, उनके पास गईं और धीमी आवाज़ में बोलीं। राजमाता ने अपनी कनपट्टियों को रगड़ा जिनमें थोड़ा दर्द हो रहा था। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, उन्हें वापस जाने के लिए कह दो। जब नानी लैन ने महारानी डुगू को देखा तो वह निश्चित रूप से इतनी सीधी रूखी नहीं हो सकती थीं।
वह केवल हल्की सी मुस्कुराईं और कहा, राजमाता की तबीयत ठीक नहीं है और वह आज आपसे नहीं मिलेंगी। महामहिम और सभी उपपत्नियां रानियां वापस जा सकती हैं। क्या राजमाता बीमार हैं? महारानी ने तुरंत चिंता के साथ उत्तर दिया, राजमाता बीमार हैं। मैं स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा करने के लिए उनके पास रुकूंगी। आप सब अब अपने महल वापस जा सकती हैं। उनके हाथ हिलाते ही उपपत्नियां अन्य रानियां चाहे वे कितनी भी अनिच्छुक हों उन्हें जाना पड़ा। महारानी डुगो अंदर जाने ही वाली थीं कि उन्हें नानी लैन ने रोक दिया, राजमाता की तबीयत ठीक नहीं है और वह किसी से नहीं मिलेंगी। महारानी जी कृपया समझें। क्या नानी लैन मुझे कोई बाहरी समझती हैं? महारानी डुगो का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। उस युवक की लंबी और आकर्षक आकृति को देखकर नानी लैन एक पल के लिए ठिठक गईं, फिर उन्होंने महारानी डुगो को वहीं छोड़ दिया और तेजी से आगे बढ़ीं। महामहिम युवराज आप आ गए। कृपया जल्दी अंदर आएं, राजमाता की आज तबीयत ठीक नहीं है और वह बिस्तर पर लेटी हैं। विक्रम सिंह जब बहुत छोटे थे तब से साइनिंग पैलेस में रहते थे और नानी लैन ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की थी। उन्होंने नानी लैन की ओर सिर हिलाया और सीधे अंदर चले गए। ये देखकर महारानी डुगु तुरंत अत्यधिक क्रोधित हो गईं। क्या राजमाता ने किसी से भी मिलने से मना नहीं किया था? महारानी डुगु ने विक्रम सिंह की ओर इशारा किया। यह विद्रोही बेटा सच में बेहद अहंकारी और अशिष्ट है। अपनी सौतेली मां को देखने पर उसने सम्मान में घुटने टेकना तो दूर, सामान्य अभिवादन तक नहीं किया। उसने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, मानो उनका कोई वजूद ही न हो। विक्रम सिंह द्वारा इस तरह सरेआम नज़रअंदाज किए जाने के बाद महारानी डुगु का मूड पूरी तरह बिगड़ गया। उनकी नफरत भरी आंखें विक्रम सिंह की पीठ पर ही टिकी रहीं। नानी लैन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। महामहिम युवराज भला कोई आम व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? महारानी साहिबा तो जानती ही हैं कि राजमाता युवराज से कितना लाड़ प्यार करती हैं। और जैसा कि उम्मीद थी, सोफे पर लेटी राजमाता विक्रम सिंह के आने की बात सुनते ही तुरंत उठ खड़ी हुईं और बाहर की ओर दौड़ीं। राजमाता, बाहर ठंड है, कृपया ऊपर से लबादा ओढ़ लें। दासी रुइक्सी एक लबादा पकड़े उनके पीछे भागी। साइनिंग पैलेस की राजमाता, जिनके सामने स्वयं सम्राट जनूवो को भी सम्मान में घुटने टेकने पड़ते थे, दौड़ती हुई बाहर आई। उन्होंने विक्रम सिंह का हाथ पकड़ लिया और अत्यधिक खुशी से बोली, अरे वाह मेरे प्यारे पोते, तुम आखिरकार आ ही गए। जल्दी करो, तुम्हारी दादी माँ को देखने दो कि कहीं तुम दुबले तो नहीं हो गए। विक्रम सिंह का चेहरा देखने लायक था, वह थोड़े असहज दिखे। यही कारण है कि अन्य राजकुमारों के महल राजदरबार के अंदर स्थित हैं, जबकि उनका राजकुमार निवास राजमहल के बाहर बनाया गया है। महारानी डुगु ने पहले भी ऐसा दृश्य देखा था, लेकिन हर बार जब वह इसे देखती थी तो उन्हें अंदर ही अंदर भयानक ईर्ष्या होती थी। वह हस्ती जनूवो साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली राजमाता हैं। वह अपने किसी अन्य पोते की रत्ती भर भी परवाह नहीं करती, लेकिन वह विक्रम सिंह से बेपनाह लाड़ प्यार करती हैं, जिसे उन्होंने खुद अपनी गोद में पाला पोसा है। महारानी डुगु को याद आया कि जब उन्होंने देखा था कि विक्रम सिंह का पालन पोषण राजमाता द्वारा किया जा रहा है, तो वह भी दूसरे राजकुमार को यहाँ लाने से खुद को रोक नहीं पाई थी, इस उम्मीद में कि वह उनकी सेवा करेगा और राजमाता का दिल जीत लेगा। और उस समय साइनिंग पैलेस की राजमाता ने क्या कहा था? ये दूसरा राजकुमार यहाँ क्या कर रहा है? मुझे खुश करने के लिए? मेरे पास पहले से ही मेरा छोटा विक्रम है। क्या 10 दूसरे राजकुमार भी मेरे छोटे विक्रम की एक उंगली की बराबरी कर सकते हैं? मेरे छोटे विक्रम को उसका आना पसंद नहीं है। महारानी, बेहतर होगा कि आप अब से इस बच्चे पर नज़र रखें और इसे यहाँ भटकने न दें। यह मेरे छोटे विक्रम को नाखुश कर रहा है। वह पक्षपाती बूढ़ी औरत, वह छोटे विक्रम को पाल रही हैं और मैं दूसरे राजकुमार को पाल रही हूँ। 10 राजकुमार भी विक्रम सिंह की एक उंगली की बराबरी नहीं कर सकते। अगर छोटे विक्रम को उसका आना पसंद नहीं है तो उसे यहाँ मत आने दो। ये शब्द सुनकर महारानी डुगु, जो उस समय ताज़ा ही राष्ट्र की महारानी बनी थी, गुस्से से लगभग पागल हो गई थीं। लेकिन किया भी क्या जा सकता था? राजमाता इतनी हद दर्जे की पक्षपाती हैं, वह विक्रम सिंह को दुनिया की हर बेहतरीन चीज़ देती हैं और उन्होंने युवराज को इतना बिगाड़ दिया है कि वह एक निरंकुश और बेलगाम इंसान बन गया है। महारानी डुगु बाहर खड़ी रहीं, लेकिन अंदर की बातचीत उन्हें अभी भी साफ सुनाई दे रही थी। छोटे विक्रम, अपनी दादी को तुम्हें अच्छी तरह देखने दो। अरे मेरे बच्चे, तुम फिर से कितने दुबले हो गए हो? क्या तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो? क्या प्रबंधक फैंग ने तुम्हें खाते हुए भी नहीं देखा? क्या नानी गोंग ने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की? मैंने हमेशा कहा है, बाहर की तुलना में महल कहाँ है? तुम्हें बस। राजमाता के बार बार टोकने शिकायत करने पर महामहिम के भाव बदल गए। उसने एक गहरी सांस ली और इसे सहन किया, लेकिन राजमाता ने अपनी बकबक बंद करने का कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने विक्रम सिंह को चिंता से देखा और डांटा, खुद को देखो बच्चे, तुम बड़े हो रहे हो। तुम्हारा निर्दयी पिता अभी भी हर साल अपने जनानखाने हरम को भरता रहता है, तुम्हारे लिए कोई भी छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचता।
लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी दादी ने पहले ही तुम्हारे लिए नज़र रखी हुई है। वह कुछ अच्छी लड़कियों को चुनकर युवराज के निवास पर भेज देंगी। महामहिम का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, राजमाता के सामने वह एक विद्रोही किशोर था, एक छोटे शैतान की तरह मनमौजी और बिगड़ा हुआ। दादी और पोते के बीच का रिश्ता दुनिया के किसी भी अन्य दादी और पोते के रिश्ते से अलग नहीं था। अगर कोई अंतर था तो वह ये था कि ये दादी उस पर कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार लुटाती थी। राजमाता ने उस पर प्यार लुटाते हुए कहा, लेकिन अब तुम छोटे नहीं हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी उम्र में पहले ही। मैंने कहा नहीं, और यही अंतिम फैसला है। मेरा मतलब है नहीं, नहीं, नहीं। आप मुझे समझ क्यों नहीं सकती? विक्रम सिंह ने बेसब्री से कहा। दरवाजे के बाहर खड़ी महारानी डुगु बहुत खुश थीं। क्या विक्रम सिंह को इस बात का एहसास भी था कि वह साम्राज्य की सबसे सम्मानित महिला से बात कर रहा था? यहाँ तक कि महामहिम सम्राट को भी उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आना पड़ता था। लेकिन राजमाता चिल्लाए जाने के बाद तुरंत हार मान गईं और दुखी दिखते हुए बोलीं, ठीक है, ठीक है, अगर मेरा छोटा पोता नहीं कहता है तो चलो अभी ऐसा नहीं करते हैं। वास्तव में मुझे भी लगता है कि यह थोड़ी जल्दी है। ये सब उस महारानी की वजह से है जो तुम्हारी शादी के बारे में लगातार पीछे पड़ी रहती है। मुझ पर उसका कोई असर नहीं होता है। जैसे ही बूढ़ी औरत ने ये कहा, उसने अपने छोटे लाडले को दयनीय रूप से देखा। दरवाजे के बाहर महारानी डुगु, राजमाता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पता न हो कि मैं बाहर थी, है ना? सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए भी आप मुझे इस तरह सता रही हैं, ये लगभग जानबूझकर किया गया है। विक्रम सिंह ने चिढ़कर राजमाता को देखा। मैंने आपसे कहा था उसकी बात मत सुनिए। ठीक है, ठीक है, अगर विक्रम नहीं सुनेगा तो दादी आज से ही उसकी बात सुनना बंद कर देगी। अन्यथा हमें उसे साइनिंग पैलेस में आने देना ही पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, राजमाता ने बुदबुदाते हुए कहा। महारानी दुगो, उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब सहना पड़ रहा था? विक्रम सिंह केवल थोड़ी ही देर बैठा और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ये देखकर कि वह उसे रोक नहीं सकती, राजमाता ने जल्दी से पुकारा, बाहर ठंड है। लामेई, जल्दी से सोने के पंखों वाला लबादा लाओ जो पिछली बार वू साम्राज्य द्वारा भेंट किया गया था। कियुक्सु, जल्दी से हीटर अंगीठी लाओ। फ्रॉस्ट, जल्दी। हालांकि जब तक राजमाता उसके पीछे पीछे भागी, विक्रम सिंह पहले ही बहुत दूर जा चुका था। महारानी डुगु ने मन ही मन उपहास किया। राजमाता की कृपा पर भरोसा करते हुए विक्रम सिंह पूरी तरह से बेलगाम हो गया है। उसने राजमाता के अच्छे इरादों को धोखा दिया है और वह यह मानने को तैयार नहीं है कि राजमाता के मन में उसके लिए कोई भी नाराजगी नहीं होगी। आखिरकार राजमाता एक पत्थर दिल बूढ़ी औरत थीं। उन्होंने महामहिम के इतने सारे बच्चों में से किसी को भी न देखने का नाटक किया सिवाय विक्रम सिंह के। हालांकि महारानी डुगु सच में निराश थीं। राजमाता विक्रम सिंह के पीछे पहुंचने में असमर्थ होकर नानी लैन को एक तरफ ले गईं और बोलीं, मैंने ध्यान दिया कि विक्रम का वजन इस बार कम हो गया है और उसकी भौहें भी सिकुड़ी हुई थीं। इस बच्चे के मन में जरूर कुछ चल रहा है। क्या उसे सताया गया है? महारानी डुगु लगभग खून थूकने वाली थी, गुस्से से उबल रही थीं। सताया जा रहा है, विक्रम सिंह को सताया जा रहा है। अत्याचारी साम्राज्य का ये युवराज दूसरों को न सताकर पहले ही काफी अच्छा कर रहा है और उसे सताया जा रहा है। क्या इस बूढ़ी औरत का दिमाग खराब हो गया है? लेकिन राजमाता बेचैन थीं। उन्होंने नानी लैन को खींचा और कहा, अफसोस, ये बच्चा इतनी कम उम्र में इतना समझदार है। वह केवल अच्छी खबरें ही बताता है, बुरी नहीं। मुझे सच में चिंता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। ये कितना दर्दनाक है। ओह, सही कहा। वैसे बाद में तुम्हें छोटे समर को महल में बुलाना चाहिए, अन्यथा मैं उसकी रक्षा के लिए किसी को भेजूंगी। इसलिए यदि तुम उसके बारे में कुछ भी जानना चाहती हो तो तुम्हें छोटे समर से ही पूछना होगा। नानी लैन ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ भींचे। महामहिम, हमारे युवराज असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और उनके पास सर्वोच्च शक्ति है। वह सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर भी हैं। उन्हें भला कौन सता सकता है? उन्हें भला कौन सता सकता है? हाँ, हमारा विक्रम अद्भुत है। वह इतिहास में अद्वितीय है, उसके जैसा प्रतिभाशाली कोई बच्चा नहीं है। हाँ, हमारे युवराज सबसे अद्भुत हैं। बेशक वुडिंग मंदिर के उस व्यक्ति ने पहले ही गणना कर ली है। हमारे विक्रम की नियति किस्मत महाद्वीप पर शासन करने की है, उसकी कुलीनता महानता माप से परे है। बूढ़ी औरत ने गर्व से कहा। राजमाता वास्तव में एक हस्ती हैं। वह सिरदर्द से कराहते हुए बिस्तर पर लेटी थीं, लेकिन विक्रम सिंह के आने से वह पूरी तरह से ठीक हो गईं और उनके चेहरे पर चमक आ गई। अब जब विक्रम सिंह जा चुका है, आउच, मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है। नानी लैन ने जल्दी से राजमाता को बिस्तर पर लेटने में मदद की। फर्श ठंडा है। आप सच में कमाल हैं, अपना लबादा पहने बिना इस तरह बाहर दौड़ गईं। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। राजमाता ने तुरंत त्योरियां चढ़ाईं और अधीर हो गईं। महारानी अभी तक गई नहीं।
तभी बाहर से एक स्पष्ट और तेज आवाज आए, ओह, क्या यह महारानी नहीं है? आप यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या राजमाता आपसे नहीं मिलना चाहती? महारानी डुगु पहले ही बूढ़ी औरत राजमाता से इतनी नाराज थी कि उन्हें लगभग खून की उल्टी हो गई थी, और अब राजकुमारी फैंग के जले पर नमक छिड़कने से उन्होंने लगभग मुंह भर खून थूक ही दिया। राजकुमारी फैंग क्यों आई हैं? महारानी डुगु ने दयालुता का नाटक किया। हालांकि यह अफसोस की बात है। क्या अफसोस की बात है? राजकुमारी फैंग आज अच्छे मूड में थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए महारानी डुगु को देखा। महारानी के होंठ एक हल्की सी मुस्कान में बदल गए। राजमाता की आज तबीयत ठीक नहीं है और वह किसी से नहीं मिलेंगी। राजकुमारी फैंग, आपको वापस जाना चाहिए। ये कहने के बाद महारानी शांति से बैठ गईं। उनके भाव शांत थे, मानो वह अनादिकाल से वहीं बैठी हों। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। राजमाता ने पूछा, क्या याया आ गई है? राजकुमारी फैंग का पहला मैडन नाम शी यारन है। वह एक सैन्य दिग्गज बड़े अधिकारी की अनाथ बेटी हैं और उनका पालन पोषण स्वयं राजमाता ने किया था। उनका बंधन असाधारण है। राजकुमारी फैंग, हाँ, महामहिम, याया आपको देखने आई है। राजमाता, क्या बाहर खड़े रहने से तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? जल्दी से अंदर आओ। राजकुमारी फैंग ने लापरवाही से महारानी को देखा, उनकी ओर सिर हिलाया, खड़ी हुई और शालीनता से अंदर चली गईं। महारानी डुगु, उनका कभी शांत रहने वाला चेहरा मकड़ी के जाले की तरह चटक गया, जिससे गहरी झुर्रियां बन गईं। वह बुढ़िया, क्या उसने नहीं कहा था कि वह किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलेगी? वह तो एक के बाद एक लोगों से मिल रही है। क्या बाहर ठंड है? क्या आपको शियारन को ठंड लगने की चिंता है? क्या महारानी को ठंड नहीं लगती? महारानी डुगु पूरी तरह से आग बबूला थीं। क्या उसे हमेशा के लिए ऐसे ही वहीं बैठे रहना था? महारानी डुगु उठ खड़ी हुईं। जैसे ही नानी लैन ने महारानी डुगु को खड़े होते देखा, उन्होंने तुरंत कहा, महारानी साहिबा को सम्मानपूर्वक विदा कर रही हूँ। महारानी डुगु लगभग खून थूकने वाली थी, गुस्से से उबल रही थीं। क्या आप बस यही चाहती हैं कि वह जल्द से जल्द चली जाएं? महारानी डुगु को गुस्से की लहर महसूस हुई। तो आप चाहती हैं कि वह चली जाएं? तो वह सच में नहीं जाएंगी। महारानी डुगु मुड़ी और उस अंदरूनी कमरे में चली गईं जहां राजमाता थीं। नानी लैन ने थोड़ी मुश्किल से महारानी डुगु को देखा, फिर राजमाता की ओर देखा। राजमाता राजकुमारी फैंग से बात कर रही थीं जब उन्होंने सुना कि महारानी अभी भी वहीं थीं, और उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, गुस्से से भर गया। राजकुमारी फैंग ने मज़े लेते हुए राजमाता को देखा। लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग बच्चों की तरह होते हैं, और क्या इस परिवार की यह बूढ़ी औरत राजमाता बिल्कुल वैसी ही नहीं है? जब वह नाखुश होती है तो उसी पल उसकी नाराजगी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। राजकुमारी फैंग ने कहा, महामहिम, राजमाता की बहू बेटी समान होने के नाते आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। राजमाता ने इस बारे में सोचा और सहमत हो गईं। इसलिए उन्होंने नानी लैन से कहा, चूंकि वह इतना अंदर आना चाहती है, तो उसे अंदर आने दो और हमारी सेवा करने दो। महारानी डुगु आखिरकार राजमाता के शयन कक्ष बेडरूम में प्रवेश करने में सक्षम हुईं। उनके अंदर आने के बाद राजमाता ने उन्हें पलटकर भी नहीं देखा, बल्कि राजकुमारी फैंग का हाथ पकड़ लिया और लगातार बात करती रहीं। राजमाता बहुत खुश थीं। या क्या तुम्हें पता है? विक्रम अभी अभी आया था। राजकुमारी फैंग ने कोमलता से राजमाता को देखा और खुशी से उनकी कहानी सुनने लगीं। इस समय राजमाता को वास्तव में केवल एक श्रोता, सुनने वाले की आवश्यकता थी। आखिरकार राजमाता ने विक्रम सिंह के बारे में अपनी बकबक शिकायत खत्म की और एक दुखद भाव के साथ कहा, मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी युवराज का निवास महल के बाहर अलग से स्थापित होते बना देखा है? एक तरफ खड़ी महारानी डुगु ने मन ही मन सोचा, वह वास्तव में इतिहास का पहला व्यक्ति है। राजकुमारी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, युवराज बहुत छोटी उम्र से ही बहुत चतुर समझदार व्यक्ति रहे हैं। चूंकि वह बाहर रहने गए हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। शायद यह उनकी साधना के लिए सहायक हो, या शायद वह महल में अपने छोटे भाइयों और बहनों पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहते हैं। राजमाता ने एक पल के लिए सोचा, फिर तालियां बजाईं। बिल्कुल सही। ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि वह अपने छोटे भाई बहनों पर इतना दबाव नहीं डालना चाहता। तुम्हें तो पता ही है, सम्राट के सभी बच्चों में विक्रम के अलावा बाकी सब। राजमाता ने ऊपर देखा और महारानी डुगु को देखा। महारानी डुगु ने मन ही मन सोचा, मैं पहले से ही यहीं खड़ी हूँ। बुढ़िया, क्या तुम सच में सरेआम मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारना, मुझे बेइज्जत करना चाहती हो? हालांकि महारानी डुगु ने इस बूढ़ी औरत की मनमौजी प्रकृति को कम आंका था। राजमाता ने महारानी डुगु को घूरा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? जैसे कि तुम्हारा दूसरा राजकुमार कोई बहुत बड़ा प्रतिभाशाली जीनियस हो। महारानी डुगु ने लगभग मुंह भर खून थूक ही दिया, गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्हें खुद पर भी शक हुआ, वह यहाँ कर ही क्या रही थीं? क्या ये बुढ़िया तभी खुश होगी जब वह डुगु घुट घुट कर मर जाएगी?
महारानी डुगु लगभग पैर पटकते हुए बाहर निकलने ही वाली थीं। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। राजकुमारी फैंग के चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। राजमाता ने चिढ़ते हुए कहा, और कौन हो सकता है? खुद सम्राट। और जैसा कि उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद प्रवेश द्वार पर सम्राट जनूवो की प्रभावशाली आकृति दिखाई दी। सम्राट जनूवो अधेड़ उम्र के थे। उनकी लंबी और प्रभावशाली आकृति देवदार के पेड़ की तरह स्थिर थी और उनका पूरा वजूद राजसी गरिमा और शक्ति को बिखेर रहा था। लेकिन राजमाता के सामने वह वास्तव में एक शुद्ध और आज्ञाकारी पुत्र थे। महामहिम राजमाता, मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। सम्राट जनूवो मुस्कुराते हुए बाहर से अंदर आए। जब उन्होंने महारानी डुगु को देखा तो उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। महारानी, आप भी यहाँ हैं। यह आपकी मातृभक्ति को दर्शाता है। राजमाता ने हल्के से उपहास किया, नाक सिकोड़ी। क्या उसे सच में लगता था कि वह मूर्ख हैं? यदि उसे महारानी को पता नहीं होता कि सम्राट आने वाले हैं, तो क्या यह अदूरदर्शी महारानी अपमान का दर्द सहते हुए वहां खड़ी रहती? महामहिम को असीम आशीर्वाद और शांति प्राप्त हो। राजकुमारी फैंग सम्राट जनूवो को प्रणाम करती हैं। राजकुमारी फैंग और सम्राट जनूवो का पालन पोषण राजमाता के महल में एक साथ हुआ था। वे बचपन से एक साथ बड़े हुए थे और भाई बहनों से भी ज्यादा करीब थे। इसलिए सम्राट जनूवो राजकुमारी फैंग को देखकर काफी खुश थे। अरे वाह, क्या या वापस आ गई है। मुझे पता है कि तुम फैंग राजभवन में हर तरह की चीजों में व्यस्त रहती हो, लेकिन व्यस्त होने के बावजूद तुम्हें अक्सर महल आना चाहिए और राजमाता से बात करनी चाहिए। वह अकेले बोर हो जाती हैं। राजकुमारी फैंग हंसी, क्या अभी भी महारानी नहीं है? बूढ़ी औरत राजमाता ने नाक सिकोड़ी। वह तो एक मूर्ख मंदबुद्धि है। अगर वह मुझे गुस्सा न दिलाए तो यही काफी है। क्या तुम उससे मुझे मनाने की उम्मीद करती हो? हे महारानी डुगु, वह सच में उलझन में थी। हर बार जब वह राजमाता के यहाँ आती थी तो वह चाय या पानी परोसती, उनके कंधों या पीठ की मालिश करती और एक दासी का सारा काम करती थी। फिर भी अपनी सारी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे राजमाता से केवल मूर्ख मंदबुद्धि जैसी टिप्पणी ही सुनने को मिलती थी। इसके विपरीत, चाहे वह विक्रम सिंह हो या राजकुमारी फैंग, वे केवल आते थे और थोड़ी देर बैठते थे और राजमाता उनके साथ अपने अनमोल लाडलों जैसा व्यवहार करती थीं और बेहद खुश होती थीं। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? महारानी डुगु बेहद दुखी थीं। उनके नाजुक गोरे हाथों ने सम्राट की आस्तीन खींची और उनकी आंसुओं से भरी आंखों ने उन्हें एक दयनीय भाव से देखा। सम्राट जनूवो कैसे नहीं समझ सकते थे। उन्होंने महारानी डुगु के पतले कंधों को थपथपाया। गुस्सा मत हो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। महारानी डुगु, उसने इतना बड़ा अन्याय सहा और महामहिम ने बस इतना कहा कि उसे इसकी आदत हो जाएगी। क्या वह उसे इसी तरह सांत्वना देते हैं? सभी शाही लोग ऐसे क्यों होते हैं? राजमाता को महारानी डुगु की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए चाहे वह गुस्से में हो या दुखी हो, राजमाता उसे नहीं देख सकती थी या पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती थीं। राजमाता सम्राट को देखकर काफी प्रसन्न थीं, इसलिए परिवार बैठ गया और बातचीत करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब फैंगबेई की रानी राजकुमारी फैंग अभी अविवाहित थीं। हालांकि जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, महारानी डुगु बीच में एक शब्द भी नहीं बोल पाईं और वह खुद भी अनिच्छुक और क्रोधित थीं, जिसने उन्हें और भी अधिक अलग थलग महसूस कराया और उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। हा। सम्राट जनूवो अतीत के बारे में बात करते हुए दिल खोलकर हंसे। उस समय याया काफी मुसीबत खड़ी करने वाली शरारती थी। इतनी छोटी सी बच्ची, वह दौड़कर गई और उसने एक घूंसा मारा। हत्यारा याया से खौफजदा हो गया था। वह हिंसक छोटी लड़की कहाँ से आई थी? हा। राजमाता इतनी जोर से हंसी कि उनके चेहरे पर आंसू बह निकले। सही कहा, बिल्कुल सही। याया उस समय बहुत कठोर लड़ाकू थी, मुझे उसकी बहुत चिंता होती थी। सौभाग्य से वह जैसे जैसे बड़ी हुई, वह बहुत अधिक संयमित हो गई है। लेकिन अब समर की बारी है। राजकुमारी फैंग हंसी और बोली, ये बच्चा सच में शरारती है। मैं तो बस एक धर्मपुत्री ढूंढने की कोशिश कर रही थी और उसने लगभग सब कुछ बर्बाद ही कर दिया था। धर्मपुत्री? याया, तुमने एक धर्मपुत्री अपनाई है? वह किसकी बच्ची है? राजमाता आश्चर्यचकित थीं। सम्राट जनूवो भी हक्के बक्के रह गए। आपको पता होना चाहिए कि राजकुमारी फैंग राजमाता की गोद ली हुई बेटी हैं और राजमाता उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं और उन्हें अपनी सगी बेटी जैसा ही मानती हैं। मेरी याददाश्त को भी देखो। राजकुमारी फैंग ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। इस बार मेरे महल आने का कारण इस बारे में राजमाता और महामहिम से बात करना ही है। महारानी डुगु का दिमाग भी चकरा गया। धर्मपुत्री? राजकुमारी फैंग बहुत अभिमानी हैं। राजमाता और सम्राट के अलावा वह बाकी सभी के सामने खुद को श्रेष्ठ मानती हैं, जैसे कि वह दुनिया में सबसे अच्छी हों। वह भला किसे पसंद कर सकती हैं? राजकुमारी फैंग खुद से काफी खुश थीं। हमने अभी तक उसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार भी नहीं किया है, हम उसे इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर सकते हैं?
हमें एक शुभ दिन चुनना होगा, रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित करना होगा और आधिकारिक तौर पर और खुले रूप से उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना होगा, है ना? इतनी सावधानी। सम्राट जनूवो और राजमाता ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लगता है कि या इस बार बहुत गंभीर है। वह लड़की कौन है? साम्राज्य के सबसे सम्मानित राजमाता और सम्राट राजकुमारी फैंग को विशेष रूप से उत्सुक आंखों से देख रहे थे। राजकुमारी फैंग ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि सम्राट जनूवो की ओर देखा और कहा, महामहिम, पहले मैं आपसे कुछ पक्ष कृपा मांगने का प्रयास करती हूँ। हाँ, राजकुमारी फैंग ने आत्मसंतुष्टि के साथ कहा, अगर वह मेरी अपनी सगी बेटी होती तो उसे कम से कम राजकुमारी की उपाधि तो मिल ही जाती, है ना? बेशक, राजमाता ने स्वाभाविक रूप से कहा। तुम्हारी बेटी के साथ अन्याय कैसे हो सकता है? अगर सम्राट उसे यह नहीं देंगे तो मैं दूंगी। राजकुमारी फैंग मुस्कुराई और बोली, तो फिर मेरी गोद ली हुई बेटी धर्मपुत्री के बारे में क्या विचार है? महामहिम, उसे राजकुमारी की उपाधि देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? महारानी दुगु ने निशब्द होकर राजकुमारी फैंग की ओर देखा। महामहिम, सम्राट तो अभी तक उससे मिले भी नहीं हैं। आप उसकी पृष्ठभूमि, वह कैसी है, या उसके चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और आप पहले से ही उसे राजकुमारी बनाने के लिए कह रही हैं। क्या राजकुमारी फैंग को सच में लगता है कि राजकुमारी की उपाधि इतनी आम है? हालांकि जिस बात ने महारानी दुगु को इतना क्रोधित किया कि वह लगभग खून की उल्टी करने वाली थी, आग बबूला हो गई, वह ये थी। सम्राट जनूवो ने वास्तव में कहा, हालांकि तुम अक्सर दूसरों के लिए कदम नहीं उठाती हो, ये काफ़ी उल्लेखनीय है कि जिसे तुमने चुना है वह इतनी खास है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए राजकुमारी की उपाधि आरक्षित रखूंगा। जब भी तुम चाहोगी मैं उसे यह प्रदान कर दूंगा। यह उपाधि शीर्षक के साथ वाली होनी चाहिए। राजकुमारी फैंग ने अपने फायदे के लिए जोर डाला। राजकुमारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रियासतों राज परिवारों की राजकुमारियां सर्वोच्च पद की होती हैं और उनकी एक विशेष उपाधि होती है, खेशुओ राजकुमारी, खेशुओ प्रिंसेस। दूसरे वर्ग में शाही परिवार की महिला सदस्य शामिल होती थीं। तीसरे स्तर में भी शाही परिवार से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं, जैसे कि मुयाओ। अब राजकुमारी फैंग प्रथम श्रेणी की राजकुमारी की उपाधि मांग रही हैं। सम्राट जनूवो वास्तव में अपने परिवार के प्रति बहुत उदार थे। उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, बेशक, उस लड़की को बाद में मुझे चाचा कहना होगा। एक चाचा अपनी भतीजी के साथ कंजूस कैसे हो सकता है? अगर वह खुद को साबित करती है तो मैं उसे न केवल राजकुमारी की उपाधि दूंगा बल्कि प्रथम श्रेणी शीर्ष का दर्जा भी दूंगा। महामहिम बहुत अद्भुत हैं। राजकुमारी फैंग शायद ही कभी उन्हें महामहिम कहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे वह मूर्ख और भोली लगेंगी, लेकिन अब वह तालियां बजाने और एक बार के लिए बच्चों जैसा व्यवहार करने से खुद को रोक नहीं पाईं। चूंकि उन्होंने राजकुमारी फैंग ने पहले कभी उनके सामने इस तरह की विनम्रता खुशामद नहीं दिखाई थी, इस अचानक की गई प्रशंसा ने सम्राट जनूवो को बहुत प्रसन्न किया। इसके विपरीत महारानी दुगु अक्सर सम्राट जनूवो के सामने लाचारी का नाटक करती थीं और उनकी बार बार प्रशंसा करती थीं, यहाँ तक कि सम्राट जनूवो इसे सुनकर थक चुके थे। जहाँ एक और सम्राट जनूवो को महारानी दुगु का व्यवहार कष्टप्रद लगता था, वहीं महारानी दुगु अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थीं। राजकुमारी, वह भी प्रथम श्रेणी की राजकुमारी। भविष्य में राजकुमारी, क्या हमारे पास हेशुओ राजकुमारी जैसी प्रथम श्रेणी की राजकुमारी नहीं होगी? उनकी खुद की तीसरी बेटी को अभी तक प्रथम श्रेणी की हेशुओ राजकुमारी की उपाधि नहीं दी गई है। यह क्या बकवास है? महारानी दुगु ने गुस्से में अपने दांत लगभग पीसकर चूर्ण ही कर दिए। उन्होंने अपनी तीव्र ईर्ष्या को छिपाते हुए एक गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह किस तरह की लड़की है? राजकुमारी फैंग उसे इतना पसंद कैसे कर सकती हैं? राजमाता और सम्राट जनूवो ने भी उत्सुकता से राजकुमारी फैंग की ओर देखा। राजकुमारी फैंग ने कहा, मेरी बच्ची अविश्वसनीय रूप से होशियार है और वह पढ़ाई में असाधारण रूप से अच्छी है। विक्रम जुनजून को छोड़कर वह शायद पूरे जनूवो साम्राज्य में सबसे सक्षम छात्रा है। ओह! सम्राट जनूवो की आंखें तुरंत चमक उठीं। महारानी दुगु ने मन ही मन उपहास किया, शेखी बघारती रहो। इतनी होशियार लड़की अनजान कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि हमने उसे पहले नहीं देखा है? राजकुमारी फैंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि महारानी दुगु उस समय क्या सोच रही थीं। वह बहुत खुश थी। इसके अलावा हमारी बेटी का चिकित्सा कौशल असाधारण रूप से अच्छा है। वह व्यावहारिक रूप से मरे हुए को भी जीवित कर सकती है और अपनी दवा से सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है। वह उस समय के बूढ़े ओल्ड बात से कम कुशल नहीं है। महारानी दुगु अब और सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं और उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। ये युवा लड़की बहुत बड़ी नहीं लगती है, फिर भी उसके चिकित्सा कौशल की तुलना मास्टर बात से की जा सकती है। आपको नहीं पता, राजकुमारी फैंग ने आत्मसंतुष्टि से कहा। मैं पहले बीमार थी। ये सतह पर गंभीर नहीं लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में बहुत गंभीर था। मैं लगभग मर ही गई थी।
इतना गंभीर। राजमाता तुरंत घबरा गईं। उन्होंने राजकुमारी फैंग को कसकर पकड़ लिया और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगीं। तुम अब कैसी हो? तुम अब कैसी हो? मुझे इस तरह मत डराओ। राजमाता वास्तव में उस राजकुमारी फैंग से बहुत प्यार करती थीं जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। ठीक परसों रात मैंने लगभग अपनी जान गंवा ही दी थी। सौभाग्य से वह लड़की एक बेहतरीन डॉक्टर है और उसने मेरी जान बचाई। अन्यथा महामहिम, आप अब मुझे नहीं देख पाती। महारानी डुगू ने बगल से व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़की ने ये सब खुद ही रचा योजना बनाई हो? राजकुमारी फैंग आग बबूला थीं। आप क्या कह रही हैं? मेरी बच्ची अग्नि राठौर कोई जाल कैसे बिछा सकती है? उसमें सच में ऐसा करने की क्षमता, चिकित्सा कौशल है? महारानी डुगू ने एक दयनीय भाव के साथ सम्राट की ओर देखा। वह रोने ही वाली थीं। लेकिन राजमाता ने वास्तव में उन शब्दों को दिल पर ले लिया, गंभीरता से लिया। उन्होंने राजकुमारी फैंग को देखा और कहा, या मूर्ख मत बनो। राजकुमारी फैंग। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि महारानी डुगू को भयंकर नज़र से घूरा। महारानी डुगू मन ही मन खुद से खुश थीं। उन्होंने अपना काम निकाल लिया था, लेकिन फिर भी मासूमियत का नाटक करते हुए बोली, ये किसकी बेटी है? उसका नाम क्या है? हमें किसी से उसकी जांच करवानी चाहिए। ये देखना चाहिए कि वह किस तरह की इंसान है और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में और जानना चाहिए। आखिरकार एक बार जब हम उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो हम सच में एक परिवार बन जाएंगे। राजमाता ने वास्तव में उनकी बात सुनी। उन्होंने त्योरियां चढ़ाईं और राजकुमारी फैंग से पूछा, या उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम अग्नि राठौर है, एक बहुत ही होशियार और सुंदर युवा लड़की। मैं बाद में उसे आपको दिखाने के लिए लाऊंगी। राजकुमारी फैंग को अग्नि राठौर पर पूरा भरोसा था। अग्नि राठौर, फीनिक्स डांस। सम्राट जनू वो हक्के बक्के रह गए। कौन सी अग्नि राठौर? महारानी डुगू का दिल भी धड़क उठा। आखिरकार शाही परिवार के लिए अग्नि राठौर नाम वास्तव में अविस्मरणीय था। ये राठौर घराने की 5वीं बेटी अग्नि राठौर है। क्या ये वही है? सम्राट जनू वो की भौहों के बीच एक अजीब सा भाव आ गया। महारानी डुगू ने आश्चर्य से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अग्नि राठौर, वह अग्नि राठौर जिसे विक्रम सिंह जून लिन्यूंग ने कभी अस्वीकार कर दिया था, जिससे सगाई तोड़ दी थी। राजकुमारी फैंग ने त्योरियां चढ़ाईं। महारानी डुगू ने सदमे में चिल्लाते हुए कहा, महामहिम, क्या उस समय इस कुमारी अग्नि राठौर की साधना नष्ट नहीं हो गई थी? वह पूर्व नन्ही प्रतिभाशाली जीनियस एक बेकार साधना रहित इंसान में बदल चुकी है। ये वही अग्नि राठौर है। राजमाता की भौहें और भी सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने राजकुमारी फैंग को घूरा। या तुमने सच में इस बार पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। महामहिम राजमाता। राजकुमारी फैंग समझाने ही वाली थीं, लेकिन राजमाता ने पहले ही अपना भाव सख्त कर लिया था। इस लड़की को स्वीकार मत करो। राजकुमारी फैंग ने अविश्वास में राजमाता को घूरा। क्यों? महारानी डुगू ने इस उपयुक्त क्षण में टोकते हुए कहा, राजकुमारी फैंग, क्या आप नहीं जानती? महामहिम, विक्रम ने सगाई सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ी थी क्योंकि वह अपाहिज साधना रहित हो गई थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपाहिज क्यों हुई थी। राजमाता ने वास्तव में सिर हिलाया। राजमाता की स्वीकृति पाकर महारानी डुगू विशेष रूप से खुश और उत्साहित थीं। उन्होंने कहा, उस समय अग्नि राठौर बहुत लालची थी, जिसके कारण उसकी साधना भटक गई और वह अपाहिज हो गई। ये लालच ही नापसंद किया जाता है, खासकर हमारे शाही परिवार में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान अपने भाग्य से संतुष्ट रहे, और लालच सबसे अस्वीकार्य चीज है। राजमाता ने फिर से सिर हिलाया। उनका चेहरा तनावपूर्ण था। राजकुमारी फैंग आग बबूला थीं। मेरी छोटी अग्नि लालची कैसे है? आप तो बहुत संस्कारी बन रही हैं। अगर आप इतनी संस्कारी हैं तो आप मेरी बेटी के मामलों में दखल क्यों दे रही हैं? जैसे ही राजकुमारी फैंग महारानी से उलझने वाली थी, राजमाता ने उपयुक्त समय पर कहा, या क्या तुम मेरी बात सुनोगी? महामहिम राजमाता, अब इस लड़की को स्वीकार मत करो। बस ऐसा नाटक करो जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। महामहिम। राजकुमारी फैंग चिंतित और क्रोधित दोनों थीं। उनकी छोटी अग्नि कितनी अच्छी, सुंदर, होशियार, आज्ञाकारी और समझदार है, हर तरह से परिपूर्ण है, फिर राजमाता इसे क्यों नहीं देख सकती? विक्रम उसे पसंद नहीं करता। अगर तुम उसे स्वीकार करोगी तो विक्रम बाद में नाखुश होगा, राजमाता ने उपहास किया। और जैसा कि उम्मीद थी, लालच के बारे में अफवाहें गौण दूसरे दर्जे पर हैं। राजमाता के दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति विक्रम सिंह है, और उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं वह नाखुश न हो जाए। सब कुछ अग्नि के पक्ष में जा रहा था। राजकुमारी फैंग से लेकर सम्राट तक सभी अग्नि को एक प्रथम श्रेणी की राजकुमारी का दर्जा देने के लिए तैयार थे। ऐसा लग रहा था मानो अग्नि की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन तभी राजमाता ने एक ऐसा खौफनाक फरमान सुना दिया जिसने पूरे महल में सन्नाटा खींच दिया। क्या विक्रम सिंह की वजह से अग्नि से यह शाही सम्मान हमेशा के लिए छिन जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।